हम्म। नहीं नहीं, हो जाएगी अब क्या, कर देंगे आज कंप्लीट, कल कर देंगे। चलिए आगे देखिएगा जरा, आगे स्टार्ट करते हैं। पार्ट थर्ड हम पढ़ रहे थे, दैट इज फायर सरमन। फायर सरमन में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर। निम्स डिपार्टेड, ये देखो जरा यहाँ से, पहला एपिसोड हमने पढ़ा निम्स डिपार्टेड, निम्स वाला, उसके साथ लॉइटरिंग हेयर्स, ये तो पहला एपिसोड हो गया हमारा। उसके बाद इसमें दूसरा एपिसोड जो है वो कौन सा था, विनी और पोर्टर वाला है। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ जाइए। हाँ गुड इवनिंग, ठीक है, ठीक ठाक है। आगे देखिए, उसके बाद अगला है आपका ये मिस्टर यूनाइडस। तीन पार्ट हो गए हमारे, ठीक। यानी देखिए इधर, एक मिनट इधर देखना। ये है फायर सरमन, है ना, फायर सरमन वाला ये पार्ट है हमारा, फायर सरमन। देखो एक बार फायर सरमन में, फायर सरमन में सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, पहला पार्ट क्या है, रेस्टलेस लस्ट ऑफ निम्स एंड द बॉयज ऑफ अपर सोसाइटी। बॉयज ऑफ अपर सोसाइटी हमने देख लिया, ये लॉइटरिंग हेयर्स ऑफ सिटी डायरेक्टर। दूसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ किंगफिशर भी यहाँ आता है, उसके अंदर आया ना किंगफिशर का डिस्क्रिप्शन। उसके बाद मिस्टर यूनाइडस, ये स्वीनी और पोर्टर, ये नीचे लिख गया, ये भी ऊपर ही आ जाता है। स्वीनी और पोर्टर वाला एपिसोड भी इसमें हो गया है, ठीक है। तो हमने रेस्टलेस, इसमें क्या पढ़ा, रेस्टलेस लस्ट ऑफ निम्स, निम्स जो है वो स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, वो वाला पार्ट है। ये जो आते हैं वहां से चले जाते हैं, डिपार्ट हो जाते हैं विदाउट लिविंग देयर एड्रेसेस। और डिस्क्रिप्शन ऑफ किंगफिशर, और रेट वाला डिस्क्रिप्शन आया था, वो किंगफिशर का डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद मिस्ट्री यूनाइडस, होमोसेक्सुअल पर्सन है, दो होटल आए थे उसमें, एक कैनन स्ट्रीट होटल, दूसरा मेट्रोपोलिस। और उसके बाद हमने पढ़ा स्विनी और पोर्टर। स्विनी जो सिंबलाइज है किसका, पॉलिटिकल जो है उन लोगों का सिंबलिक है, ठीक है। अब अगला जो एपिसोड पढ़ेंगे उसमें वो टाइपिस्ट गर्ल है, अब आएगा इसमें टाइपिस्ट गर्ल। और लास्ट में फिर है थ्री थेम्स डॉटर, ठीक। तो अब बढ़ते हैं हम टाइपिस्ट गर्ल की तरफ, फिर उसके बाद एक और बचेगा थ्री थेम्स डॉटर। एट द वायलेट आवर, यहां से स्टार्ट है, थेम्स डॉटर वाला पार्ट है। हाँ कल क्लास लेंगे, यहां से स्टार्ट है। देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे आप इसको। At the violet hours, when the eyes and back turn upward from the desk, when the human engine waits like a taxi throbbing waiting, I Tiresias, देखो पहली बार इसका नाम आया है, अभी तक किसी का नाम नहीं आया था, अब नाम आया है किसका, टायरेसियस का। अभी तक हम केवल अज्यूम कर रहे थे कि जहां भी आई आएगा उस आई का मतलब क्या होता है, टायरेसियस। और यहाँ नाम आ गया अभी आई टायरेसियस। देखो अब यहाँ पता लगेगा टायरेस के बारे में क्या, आई टायरेसियस दो ब्लाइंड। कैसा है टायरेसियस, ब्लाइंड है, हमने पढ़ा है इसके पास ब्लाइंड है। प्रोबिंग बिटवीन टू लाइव्स, दोनों जिंदगी है, यानी मेल वाली और फीमेल वाली। ओल्ड मैन, देखो आदमी है, ओल्ड मैन विद रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट, आदमी है और साथ में क्या दिखा रहा है, फीमेल ब्रेस्ट, इसका मतलब मेल और फीमेल दोनों लाइफ इसने जी है। कैन सी एट द वायलेट आवर्स, द इवनिंग आवर्स that strives homeward and bring the sailor home from sea, the typist home at tea time। ये है टाइपिस्ट गर्ल, यानी इस एपिसोड को हम किसके नाम से जान रहे हैं, ये है आपकी टाइपिस्ट गर्ल, ये है आपकी टाइपिस्ट गर्ल, ठीक है।
Home at tea time, clears her breakfast, lights her stove, and lays out food in tins. Out of the window, perilously spread, her drying combination touched by the sun's last rays. Sun's last rays on the divan are piled. On the divan are piled at night her bed, stocking, sleepers, camisoles, and stays. I, Tiresias, old man with wrinkled dugs, perceived the scene and foretold the rest. I too awaited the expected guest. He, the young man, ये दूसरा जो इसका लवर है उसका नाम है कार्बन कूलर. अराइव्स ए यंग मैन कार्बन कूलर. अराइव्स अ स्मॉल हाउस एजेंट क्लर्क. एक इसका काम करता है, ये भी एक क्लर्क है. स्मॉल हाउस एजेंट क्लर्क विद वन बोल्ड स्टेयर, वन of the law on whom assurance sits as a silk hat on a Bradford millionaire. The time is now propitious. As he guesses the meal is ended, she is bored and tired and dares to engage her in care cases, which are unreproved if undesired. Flush and decided, he assault at once. Exploring hands encounter no defense. His vanity requires no response and makes a welcome of indifference. And I, Tiresias, have for suffered all, enacted on this same divan or bed, I who have sat by thence below the wall and walk among the lowest of the dead. Bestows final patronizing kiss and gropes his way, finding the stairs unlit. He turns, looks a moment in the glass, hardly aware of her departed lover. Her brain allows one half-formed thought to pass. ये लाइन भी important है. When lovely woman stoops to folly and paces about her room again alone, she smooths her hair with the automatic hand and puts a record on the gramophone. यहाँ तक का जो हिस्सा है ये इसके बारे में बताया गया है टाइपिस्ट गर्ल का एपिसोड. तो यहाँ तक पढ़ेंगे पहले हम टाइपिस्ट गर्ल वाले एपिसोड को. अब जरा देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं. एट द वायलेट आवर, ये कब का समय है? गोधूली का समय है, यानी जब शाम हो रही होती है लगभग 5-6 बजे के आसपास, वो वाला टाइम है. एट द वायलेट आवर्स व्हेन द आईज एंड बैक ऑफ टर्न अपवर्ड फ्रॉम द डेस्क. क्या होता है, कभी जैसे मान लो कोई लोग जैसे ऑफिस में 10 से 5 का काम करते हैं और जो ही 5 बजने वाले होते हैं तो 4:50 पे क्या होता है, उसको लगता है बस अब घर जाना है, तो अपने सामान को समेटने की कोशिश करने लग जाते हैं. जैसे स्कूल में जॉब करते हैं टीचर वगैरह, तो जो 1 बजे का टाइम है तो 12:50 पे एक्टिव हो जाते हैं कि अब बस निकलो यहाँ से, अब जान में जान आई, अब वापस जाना है यहाँ से. ठीक है, जॉब लग जाओगे तो महसूस हो जाएगा कि ये सेम आपको कंडीशन पता लग जाएगी. तो कहता है एट द वायलेट आवर व्हेन द आईज एंड बैक टर्न अपवर्ड फ्रॉम द डेस्क, तो डेस्क से अपवर्ड हो जाते हैं, मतलब भागने की कोशिश में होते हैं कि अब निकलना है. व्हेन द ह्यूमन इंजन, तो आदमी का जो ह्यूमन इंजन है, आदमी का जो दिल है, वो वेट करता रहता है, इंतजार करता है कि कब घड़ी में 5 बजे और कब मैं निकलूं यहाँ से. वेट्स लाइक अ टैक्सी, उसकी तुलना की गई किससे? एक टैक्सी से. कोई टैक्सी मान लो बाहर खड़ी है और इंतजार कर रही है सवारी के बैठने का कि कब सवारी बैठे और कब टैक्सी रवाना हो. इस प्रकार से कब 5 बजे हो, कब ऑफिस छोड़ें, तो ऐसे ह्यूमन इंजन भी वेट करता रहता है. प्रोबिंग वेटिंग, यानी उसके वेटिंग के साथ कंपेयर किया गया है. समझ गए होगे? तो दोनों का कंपैरिजन किया गया है कि जिस प्रकार से कोई टैक्सी अपनी सवारी का वेट करती रहती है, इंजन स्टार्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से ह्यूमन इंजन जो है वो भी जैसे टाइम होना होता है तो उसका वेट करता है कि लगता है बस फटाफट यहाँ से निकल जाए अभी. ठीक है, लाइक अ टैक्सी थ्रोबिंग वेटिंग. टाइरेसियस, अब ये कह रहा है मैं टाइरेसियस जो कि ब्लाइंड, कैसा हूं मैं? अंधा हूं. थ्रोबिंग बिटवीन टू लाइव्स, मैंने दोनों जिंदगी देखी है. दोनों जिंदगी का मतलब मेल वाले भी और फीमेल वाले भी, दोनों लाइफ देखी है. ओल्ड मैन, मैं क्या हूं? ओल्ड मैन हूं विद रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट. ओल्ड मैन होते हुए भी मेरे पास क्या है? रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट है, क्योंकि लाइफ मेल और फीमेल वाली दोनों देखी हुई है. कैन सी, मैं देख पा रहा हूं एट द वायलेट आवर, कि इन वायलेट आवर्स में द इवनिंग आवर्स दैट स्ट्राइव होमवर्ड, ये वो इवनिंग आवर्स हैं जब हर कोई घर जाने की कोशिश करता है. एंड ब्रिंग द सेलर, और जो सेलर होता है, नाविक जो होता है, वो नाविक भी क्या है? सेलर होम फ्रॉम सी, वो भी अपने घर वापस लौट रहा होता है, यानी समुद्र से, सी से वापस फिशिंग वगैरह करके वापस लौट रहा होता है. ठीक, अब यहाँ किसके बारे में बताया गया है? द टाइपिस्ट गर्ल. तो जो टाइपिस्ट गर्ल है, द टाइपिस्ट होम एट टी टाइम, ये टाइपिस्ट गर्ल भी अपने घर आ जाती है और ये होम में पहुंच जाती है. पहुंचने के बाद क्या करती है? जो ही घर पहुंची, क्लियर्स हर ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती है. लाइट्स हर स्टोव, अपना स्टोव वगैरह जलाती है. एंड लेज आउट फूड इन टिन्स, भोजन उसमें टिन्स में डाल लेती है. आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर, पेरिलसली स्प्रेड हर ड्राइंग कॉम्बिनेशन,
जो उसके कपड़े बाहर सुखाए हुए हैं उसने, टच्ड बाय द सन्स लास्ट रे, उनके ऊपर सूर्य की आखिरी रोशनी गिरती है, यानी अपने कपड़ों को बाहर से उठा के वो लाती है। कहां पे? ऑन द दीवान आर पाइल, जिसको कि दीवान पे रखा हुआ है। भाई कभी कभी होता है ना, जो बिस्तर होता है उसी पे कपड़े सुखा देते हैं जाते टाइम, आते टाइम फिर वो सोने के काम आ जाता है। ऑन द दीवान आर पाइल, उस दीवान के ऊपर वो कपड़े सुखाए होते हैं उनको उठा लेती है। एट नाइट हर बेड, यही दीवान रात को उसके बिस्तर का काम कर लेता है। अभी जो आगे लिखा हुआ है सब महिलाओं के कपड़े हैं, स्टॉकिंग्स हैं, स्लीपर्स हैं, कैमिजोल्स हैं एंड स्टेज, ठीक, तो उन सारे कपड़ों को उठा के वो रख लेती है। आई टायरेसियस, मैं टायरेसियस ओल्ड मैन, मैं टायरेसियस जो कि ओल्ड मैन हूं, विद रिंकल्ड डग्स, मेरे जो डग्स हैं वो रिंकल्ड हैं। परसीव द सीन, मैं अब इस सीन को देख रहा हूं, मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। आई परसीव द सीन, मैं सीन को देख रहा हूं। एंड फोरटोल्ड द रेस्ट, और आगे की कहानी तुम्हें सुना रहा हूं कि आगे की कहानी क्या होने वाली है। आई टू अवेटेड द एक्सपेक्टेड गेस्ट, मैं भी आने वाले गेस्ट का इंतजार कर रहा हूं, मतलब इस टाइपिस्ट गर्ल का जो प्रेमी है वो आने वाला है, ठीक। आई टू अवेटेड द एक्सपेक्टेड गेस्ट, वो गेस्ट आने वाला है। ये गेस्ट कौन है? ही द यंग मैन, कौन है ये? एक यंग मैन है। ये यंग मैन क्या है? कार्बन कूलर है। कार्बन कूलर का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी चमड़ी लाल हुई हुई होती है, सूरजमुखी टाइप वाला मुंह जिसको बोलते हैं। ही द यंग मैन कार्बन कूलर, ही अराइव्स, वो पहुंच जाता है। और ये क्या काम करता है? ये स्मॉल हाउस एजेंट क्लर्क है, ये भी क्लर्क का काम करता है। तो लड़की टाइपिस्ट गर्ल है और ये किसका काम करता है? क्लर्क का काम करता है। विद वन बोल्ड स्टेयर, वो लड़की की तरफ देखता है। वन ऑफ द लॉ ऑन हुम अश्योरेंस सिट्स एज अ सिल्क हैट ऑन अ ब्रेडफोर्ड मिलेनियर, इसने ऐसे हैट जो लगाई हुई है, हैट ऐसे पहनी हुई है मानो कि जैसे बहुत बड़ा कोई मिलेनियर हो, है ना, ब्रेडफोर्ड मिलेनियर हो, कोई बहुत बड़ा ब्रेडफोर्ड का रहने वाला कोई मिलेनियर व्यक्ति हो, इस प्रकार से वो अपनी लुक से उसकी तरफ देखता है। द टाइम इज नाउ प्रोपिचुअस, इसको लगता है कि जो समय है अब वो बिल्कुल प्रोपिचुअस है। प्रोपिचुअस का मतलब अप्रोप्रिएट है, समय बड़ा उचित है। एज ही गैसेज, जैसे कि वो अंदाजा लगाता है। क्यों? द मील इज एंडेड, खाना वाना खा चुके हैं। सी इज बोर्ड एंड टायर्ड, देखो ये व्यंग्य देखो जरा, सी इज बोर्ड एंड टायर्ड, लड़की जो है वो बोर्ड एंड टायर्ड है। उसको एंडेवर्स टू एंगेज हर इन केयर केसेस, इस लड़की को, ये जो लड़का है, ये जो टाइप एजेंट है, क्लर्क जो है, ये उसको केयर केसेस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है, मतलब लव मेकिंग में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। विच स्टिल आर अनरिप्रूव्ड, लड़की थकी हुई है फिर भी उसको मना नहीं करती है। अनरिप्रूव का मतलब नॉट रिब्यूक्ड, उसको मना नहीं करती है। इफ अनडिजायर्ड, हालांकि उसकी कोई इच्छा नहीं है उस लव मेकिंग में इन्वॉल्व होने की, वो अनडिजायर्ड है लेकिन उसको मना भी नहीं करती है। फ्लस्ड एंड डिसाइडेड, तो सडनली लड़का डिसाइड करता है, एकदम से फ्लश होता है। एंड इज डिसाइडेड, ही असॉल्ट्स एट वंस एंड सडनली ही हैज सेक्सुअल रिलेशन विद दैट गर्ल, ठीक है। एक्सप्लोरिंग हैंड्स एनकाउंटर नो डिफेंस, एक्सप्लोरिंग हैंड्स, ये अपने उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। ही वांट्स टू टच द बॉडी पार्ट्स ऑफ द गर्ल, एक्सप्लोरिंग हैंड्स एनकाउंटर नो डिफेंस, उस पर कोई डिफेंस नहीं, लड़की की तरफ से कोई डिफेंस नहीं होती है। हिज वेनिटी रिक्वायर्स नो रिस्पॉन्स, लड़की की वेनिटी जो है, उसका जो प्राइड है, वो कोई रिस्पॉन्स उसकी तरफ से नहीं आता है, यानी इसको मना नहीं करती वो। एंड मेक्स अ वेलकम, ये भी व्यंग्य है, ये सटायर है देखो। एंड मेक्स अ वेलकम ऑफ इनडिफरेंस, यानी हालांकि वो बोर्ड है, she doesn't want to be involved in sexual activities, still she welcomes the indifference, फिर भी वो indifference को वेलकम करती है, फिर भी उस चीज को स्वीकार कर लेती है। एंड आई टायरेसियस, और ये कह रहा है मैं, यानी टायरेसियस, who have for suffered all, कहता है मैं भी ऐसी चीजें देख चुका हूं क्योंकि मैं भी लड़की वाली फॉर्म में रह चुका हूं। अनेक्टेड ऑन दिस सेम दीवान और बेड, ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ भी घटित हो चुकी हैं। I who sat by the Thebes below the wall, मैं जहां थेब्स नदी के किनारे below the wall वहां बैठा हुआ हूं। And among the lowest of the dead, और मैं उन लोगों के बीच में रह रहा हूं जो कि मरे हुए हैं। मरे हुए का मतलब जो स्पिरिचुअली डेड हैं, यानी मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो स्पिरिचुअली क्या हैं, स्पिरिचुअल डेड लोग हैं, उन लोगों को मैं देख रहा हूं, उनको मैं देख पा रहा हूं। bestows one final patronizing kiss, अब लड़का आफ्टर द सेक्सुअल रिलेशनशिप bestows one final patronizing kiss, आखिरी बार लड़की को किस करता है। एंड ग्रोप्स his way, और अपना रास्ता ढूंढ लेता है। एंड फाइंडिंग द स्टेयर्स अनलाइट, और हालांकि सीढ़ियों में लाइट नहीं होती है फिर भी चुपचाप अपना रास्ता ढूंढ के वहां से निकल लेता है, वहां से निकल जाता है।
सी टर्न्स, लड़की वापस टर्न करती है, एंड लुक्स अ मोमेंट इन द ग्लास, शीशे में अपना थोबड़ा, अपनी शक्ल देख लेती है, हार्डली अवेयर ऑफ हर डिपार्टेड लवर, और उसे ये भी नहीं पता कि उसका जो लवर है वो गया कि यही है। हर ब्रेन अलाउज वन हाफ फॉर्म थॉट टू पास, एक सेकंड के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आइडिया पास ऑन हो जाता है। और देखना क्या लाइन बोल रही है, वेल नाउ दैट इज डन, अच्छा हुआ ये काम घटित हो गया, चलो पूरा हो गया काम। मतलब वो जो सेक्सुअल प्लेजर है उसको जस्ट क्या मान रहे हैं, ठीक है कि घटना घटित हो गई, ऐसा होना था हो गया, एंड आई एम ग्लेड इट इज ओवर, चलो आज की घटना ये कंप्लीट हुई। When lovely woman stoops to folly, when lovely woman stoops to folly, ये लाइनें जो हैं ये रेफरेंस लिया गया है, और रेफरेंस आपको लिखा हुआ है दिख जाएगा, ठीक है, ये थॉमस मिडल्टन का वर्क है आई थिंक, उसमें से लिया गया है। When lovely woman stoops to folly, when lovely woman stoops to folly कि मतलब पहले अगर किसी महिलाओं के साथ ऐसी घटना घटित हो जाती तो बाई चांस वो क्या करती, वो स्टूपिंग मानती उस चीज को, स्टूपिंग मतलब अपने आप का स्टैंडर्ड गिरा हुआ महसूस करती और शायद सुसाइड वाली कंडीशन में भी पहुंच जाती, लेकिन इस महिला के दिमाग पे ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं है। एंड पेसेज अबाउट हर रूम अगेन, अपने कमरे की तरफ दोबारा जाती है। अलोन शी स्मूथ्स हर हेयर विद ऑटोमेटिक हैंड, अपना जो है ऑटोमेटिक हैंड से अपने बालों को ठीक करती है। एंड पुट्स अ रिकॉर्ड ऑन द ग्रामोफोन, और ग्रामोफोन पे आराम से गाना सुनती है और धीरे धीरे सुनते सुनते सो जाती है। तो ये डिस्कस किया गया है किसके बारे में, टाइपिस्ट गर्ल के बारे में। समझ में आ गया होगा टाइपिस्ट गर्ल की स्टोरी। तो उसमें ये वाला रेफरेंस आप देख लेना, नोट्स में लिखा हुआ रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि यहां से आप इसमें क्या समझ में आया कि जो टाइपिस्ट गर्ल है वो और उसका जो फ्रेंड है, लवर जो है उसका, जिसका कि क्या है क्लर्क है, वो भी दोनों सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और वहां से वो डिपार्ट कर जाता है। यानी ये बताया गया है कि मिडिल सोसाइटी जो है वो भी सेक्सुअल परवर्जन से गुजर रही थी, ठीक, और इनको लव वव से कोई मतलब नहीं है, दे जस्ट हैव लस्ट, यानी लस्ट के अलावा और इनका कोई मतलब नहीं है। और यहां से देखना, एंड पुट्स अ रिकॉर्ड ऑन द ग्रामोफोन, और फिर जो गाना बजता है, गाना कौन सा, गाना लस्ट वाला, यानी जो लस्ट वाला जो गाना है, ये गाना ना केवल यहाँ है, ये आगे यही म्यूजिक बजता हुआ जा रहा है, यानी यही लस्ट आपको आगे भी दिखाई देगी। आगे कहाँ, लोअर सोसाइटी में। तो यहां से लोअर सोसाइटी का सीन स्टार्ट हो जाता है नीचे। लोअर सोसाइटी में यहां आपको यही गाना सेम दिखाई देगा। ये जो गाना इस लड़की के कानों में बज रहा है, द सेम म्यूजिक क्रेप्ट बाय मी, ऐसा का ऐसा ही म्यूजिक चल रहा है कहाँ, अपॉन द वाटर्स, वाटर का मतलब थेम्स, यानी थेम्स जो रिवर है उसके पास यही गाना वहां भी बज रहा है, थेम्स रिवर में। द म्यूजिक क्रेप्ट बाय मी अपॉन द वाटर एंड अलोंग द स्ट्रैंड अप क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट, एक गली है, उस गली का नाम क्या है, क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट। तो ये जो है ये थ्री थेम्स डॉटर हैं। यहां से जो एपिसोड स्टार्ट हो रहा है ये थ्री थेम्स डॉटर वाला एपिसोड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है भाई। दिस म्यूजिक मतलब ये लस्टी वाला, लस्ट वाला म्यूजिक, दिस सेम म्यूजिक क्रेप्ट बाय मी अपॉन द वाटर्स एंड अलोंग द स्ट्रैंड अप क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट। ओ सिटी आई कैन समटाइम्स हियर, मैं कभी सुन सकता हूं, आई कैन समटाइम हियर बिसाइड अ पब्लिक बार, एक पब्लिक बार है कहां पे, लोअर थेम्स स्ट्रीट, थेम्स नदी के किनारे वहां एक स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट के पास में क्या, द प्लीजेंट विनिंग ऑफ अ मैंडोलाइन, मैंडोलाइन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ध्वनि जो है वो साउंड सुन सकते हैं। एंड क्लेटर एंड अ चैटर फ्रॉम विद इन वेयर फिशमैन, ये जो पब्लिक बार है यहाँ जो फिशमैन क्या करते हैं, वो लॉन्च करते हैं, वो रुकते हैं एट नून, दोपहर के समय, दोपहर के टाइम, वेयर द वॉल्स ऑफ मैग्नस मार्टर, वहां एक चर्च है जिस चर्च का नाम क्या है, मैग्नस मार्टर, यानी बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा चर्च है जिसका नाम क्या है, मैग्नस मार्टर। होल्ड इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल का मतलब जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सके, स्प्लेंडर ऑफ आयनियन व्हाइट एंड गोल्ड, यानी आयनियन व्हाइट एंड गोल्ड कलर का बना हुआ एक बहुत बड़ा चर्च है, लेकिन उस चर्च की तरफ कोई नहीं जाता, सीधा सब लोग कहां जाते हैं, उस पब्लिक बार में जाते हैं, वहां रुकते हैं और वो सेम प्रकार का म्यूजिक, लस्ट वाले म्यूजिक को ही वो फॉलो करते हैं, ठीक। अब उसी बार के पास में नदी है, नदी कौन सी, थेम्स रिवर, और थेम्स रिवर के बारे में यहाँ क्या बताया गया है, देखिए, द रिवर स्वीट्स ऑयल एंड टार, ये जो नदी है द रिवर स्वीट्स ऑयल एंड टार। अब ये कंपैरिजन क्या किया गया है कि पहले ये जो नदी हुआ करती थी थेम्स रिवर, ये थेम्स रिवर पहले बहुत क्लीन होती थी,
पहले बहुत साफ नीट एंड क्लीन होती थी, लेकिन अब ये नीट एंड क्लीन नहीं है, अब ये गंदी हो चुकी है ना, अब इसमें गंदगी आ गई है। कैसे? द रिवर स्वीट्स ऑयल एंड टार, इसके अंदर ऑयल है और टार गंदगी जो है आ जाती है। द बार्जेज, बार्ज का मतलब नाव, बोट जो है। द बार्जेज ड्रिफ्ट, द बार्जेज ड्रिफ्ट विद द टर्निंग टाइड, द बार्जेज ड्रिफ्ट विद द टर्निंग टाइड, जो बार्ज होते हैं द बार्जेज टर्न विद द टर्निंग टाइड। रेड सेल्स वाइड, रेड सी वाला रेड सेल बताया गया, रेड सेल्स वाइड टू लीवार्ड स्विंग ऑन द हैवी स्पार। तो क्या करती हैं ये जो ये है द रिवर स्वीट, रिवर में अब क्या है, रिवर में लोग जो है गंदगी फैला देते हैं, ऑयल एंड टार वगैरह सब वहां है। द बार्जेज यानी जो बोट जो है, नाव जो है वो उसमें ड्रिफ्ट करती है, उसमें जो तैरती हैं, नाव चलती हैं, तो नाव के साथ गंदगियां कहां फैल जाती हैं, थेम्स रिवर में भी फैल जाती है। विद द टर्निंग टाइड, वो नाव घूमती 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 रहती है और कहां पे, रेड सेल्स, ठीक है, रेड सी की तरफ सेल कर जाती है। वाइड टू लीवार्ड, फिर वहां से किस तरफ चली जाती है, टू लीवार्ड की तरफ चली जाती है। स्विंग ऑन द हैवी स्पार, स्पार का मतलब मस्तूल जो होता है, नाव के मस्तूल जो बंधा होता है उसको बोलते हैं स्पार, तो उसके ऊपर वो चलती जाती है। द बार्जेस, तो फिर क्या करती हैं ये जो बार्जेस हैं, जो नाव हैं, वो साफ कर देते हैं खुद को, अपने आप को। ड्रिफ्टिंग लॉग्स यानी उसी के अंदर अपनी गंदगी सारी डाल देते हैं। इस वजह से जो थेम्स नदी है वो पहले साफ होती थी, लेकिन अब कैसी हो गई, गंदी हो गई, गंदगी फैल गई उसके अंदर। ड्रिफ्टिंग लॉग्स कहां से कहां तक, डाउन ग्रीनविच, ग्रीनविच को पास करते हुए, पास द आइसले ऑफ डॉग्स, आइसलैंड ऑफ डॉग्स उसको पार करते हुए, और वो आगे बढ़ती जाती है। फिर ये सॉन्ग चल रहा है और जो म्यूजिक बज रहा है, म्यूजिक कैसा है, वेला वेला वेला, ये म्यूजिक चल रहा है। यानी ऊपर की लाइन में कुछ नहीं, इनमें ये बताया है कि जो नदियों में जो अभी नाव चलती हैं, उन नाव के साथ ये जो नदी है थेम्स रिवर, उसमें क्या आ जाती है, गंदगी आ जाती है, ठीक है। लेकिन पहले ये नदी बहुत क्लीन हुआ करती थी, जहां कौन, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ का नाम सुना ही होगा आपने, है ना, एलिजाबेथ और लिसेस्टर, एलिजाबेथ और उसका जो प्रेमी था लिसेस्टर, दोनों कभी इस थेम्स रिवर में तैरा करते थे नाव के साथ। वो नाव भी बहुत सुंदर हुआ करती थी और उस समय नदी भी बहुत साफ हुआ करती थी। एलिजाबेथ एंड लिसेस्टर बिटिंग और द स्टर्न, स्टर्न का मतलब भी नाव है, ये भी बोट है, ठीक। द स्टर्न वाज फॉर्म्ड, लेकिन जो एलिजाबेथ और लिसेस्टर की जो स्टर्न थी, बोट थी, वाज फॉर्म्ड, वो बनी हुई थी। अ गिल्डेड सेल, अ गिल्डेड सेल रेड एंड गोल्ड, ठीक, रेड कलर की थी, साथ में क्या है, गोल्ड कलर के उसमें वर्क किया हुआ था, यानी डेकोरेटेड थी, बहुत अच्छी नाव थी। द ब्रिथ स्वेल रिपल्ड बोथ सोर्स, साउथ वेस्ट विंड कैरीड डाउन स्ट्रीम द पर्ल ऑफ बेल्स, तो नाव घूमती घूमती कहां जाती, यहाँ द पील ऑफ बेल्स तक वहां घूमती जाती, और फिर लास्ट में कहां पहुंच जाती, व्हाइट टावर्स तक। किसकी नाव, लेसेस्टर और एलिजाबेथ, ठीक, वो दोनों इसमें घूमते थे। तो दोनों में कंपेयर किया गया है कि अभी जो बोट चलती हैं, अभी जो नाव चलती हैं, उसमें क्या है, रिवर स्वीट्स ऑयल एंड टार, ठीक। द बार्जेस ड्रिफ्ट, ये बार ड्रिफ्ट करती हैं विद द टर्निंग टाइड, रेड सी से लेके लीवार्ड तक, स्विंग ऑन द हैवी स्पार, और बार्जेस वॉश कर देती हैं क्या, ड्रिफ्टिंग लॉग्स, यानी लॉग्स के साथ उसमें गंदगी फैल जाती है। फिर कहां जाती है नाव, ग्रीनविच से लेके आइसले ऑफ डॉग्स तक, और वेला वेला म्यूजिक बज गया। उसके बाद एलिजाबेथ और लिसेस्टर जिस नाव में घूमते थे, वो गोल्ड की बनी हुई है, रेड कलर की है। ये ब्रिस्क वेल, ये भी चलती है, रिपल्ड बोथ सोर्स साउथ वेस्ट विंड से लेके कैरीड डाउन स्ट्रीम द पर्ल ऑफ बेल्स, और कहां तक पहुंच जाती है, व्हाइट टावर तक। तो दोनों के बीच में कंपेयर किया गया है, दोनों के बीच में उसका कंपैरिजन दिखाया गया है, ठीक। वेला वेला वेला, बस सॉन्ग बज गया। उसके बाद यहां से इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, ये 3 थेम्स डॉटर हैं जिनका सेक्सुअल परवर्जन, जिनके साथ रेप किया गया या सेक्सुअल एक्टिविटीज हुई, ये पहली वाली लड़की के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पीछे कुछ नहीं है ज्यादा। ट्रेम्स एंड डस्टी ट्रीज, वहां जो है ट्रेम्स एंड डस्टी ट्रीज, देखो गंदगी कंट्री साइड का वहां का सीन है, तो इसका मतलब वहां क्या है, डस्टी ट्रीज हैं, ट्रेम्स हैं। आइबरी बोर मी, आइबरी बोर मी, रिचमंड एंड क्यू, रिचमंड एंड क्यू undid me, by Richmond I raised my knees, spine on the floor of a narrow canoe। ये फर्स्ट थेम्स डॉटर है, फर्स्ट थेम्स डॉटर, ये पहली लड़की है। 3 थेम्स डॉटर का सॉन्ग आपसे पूछेगा, ये पहली वाली लड़की है। फर्स्ट थेम्स डॉटर क्या कह रही है, देखो, ट्रेम्स एंड डस्टी ट्रीज, हाईबरी बोर मी, रिचमंड एंड क्यू undid me, by Richmond I raised, by Richmond I raised my knees, supine on the floor of a narrow canoe। कैनोए का मतलब भी नाव होता है, ठीक, कि एक कैनोई थी, एक नाव थी,
जिसके ऊपर मुझे क्या कर दिया गया, आई रेज्ड माई नीज, मुझे घुटनों के बल उठा दिया गया, स्पाइन ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे लिटा दिया गया, एंड आई हैव बीन रेप्ड, और वहां मेरा रेप किया गया। जगह कौन सी बता रहे हैं, रिचमंड एंड क्यू, उस जगह के ऊपर इसका रेप हो गया। तो पहली लड़की है, पहली थेम्स डॉटर, यहां इसका रेप किया गया। बाय रिचमंड आई रेज्ड माय नीज, स्पाइन ऑन द फ्लोर ऑन अ नैरो कैनोई, एक छोटी नाव में इसका वहां रेप किया गया, फर्स्ट थेम्स डॉटर। दूसरी लड़की क्या कह रही है, माई फीट आर एट मोरगेट, तो दूसरी थेम्स डॉटर है, ये कह रही माई फीट आर मोरगेट एंड माई हार्ट अंडर माई फीट, और मेरा जो दिल है, माई हार्ट अंडर माई फीट, यानी मेरा जो दिल है वो मेरे पैरों के नीचे बैठा जा रहा है, मतलब ये भी गिल्टी महसूस कर रही है। आफ्टर द इवेंट, मेरे साथ जो घटना हुई उसके बाद में ही वेप्ट, वो लड़का रोने लगा। ही प्रोमिस्ड अ न्यू स्टार्ट, उसने कहा हम नई स्टार्ट करेंगे, इस जिंदगी को हम आगे बढ़ाएंगे। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई कमेंट नहीं किया। व्हाट शुड आई रिसेंट, और मैं कमेंट कर भी क्या सकती थी। इसका मतलब ये सेकंड डॉटर है। ये सेकंड थेम्स डॉटर है, ठीक है। फिर तीसरी आती है ऑन मार्गरेट सेंड, तीसरी में क्या आ गया, मार्गरेट। पहले में देखा ना रिचमंड एंड क्यू, दूसरी में मोरगेट और तीसरी में मार्गेट, ठीक। ऑन मार्गेट सेंड्स, ऑन मार्गरेट सेंड्स, ये थर्ड थेम्स डॉटर है, ये तीसरी है, थर्ड। ये थर्ड थेम्स डॉटर है, तीसरी वाली है। आई कैन कनेक्ट नथिंग, ये करिए मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या कनेक्ट करूं, नथिंग विथ नथिंग, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे साथ जो घटना हुई, मेरा जो रेप किया गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, वी आर द ब्रोकन फिंगर नेल्स ऑफ डर्टी हैंड्स, हम तो बिल्कुल निम्न सोसाइटी के लोग हैं। ब्रोकन फिंगर नेल्स, हम तो टूटे हुए नाखूनों की तरह हैं, किसके, वो भी डर्टी हैंड्स के, यानी डर्टी हैंड्स के टूटे हुए नाखूनों जितनी औकात है हमारी। माई पीपल, हमारी जो सोसाइटी है, हम्बल पीपल, वो बहुत ही हम्बल सोसाइटी है। हु एक्सपेक्ट नथिंग, हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यानी मेरे साथ जो घटना घटित हो गई तो हो गई, हमारे लिए कोई भी सेफ्टी नहीं है, कोई भी सेफ जोन हमारे लिए हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से आप देखो 1, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड, कितनी हो गई, 3 थेम्स डॉटर हैं। तो पहले वाले में ध्यान रखना, पहले वाले के साथ क्या है, रिचमंड एंड क्यू, वहां उसके साथ दूसरा क्या है, मोरगेट वाली जगह के ऊपर है, ठीक। और तीसरी कहाँ है, मार्गेट सेंड के ऊपर। तो 3 थेम्स डॉटर है, इसी को बोला गया है 3 थेम्स डॉटर सॉन्ग, यानी 3 थेम्स डॉटर जो है उनके साथ भी ये घटना घटित हो चुकी है। तो यहां से आप क्या समझे, यहां देखिए आप अगर कनेक्ट करेंगे तो अपर सोसाइटी, यानी रिच लेडी जो थी सोसाइटी, उसका कमरा, उसके घर में वो एक्टिविटी हुई। उसके बाद आपने लिल अल्बर्ट वाला एपिसोड देखा, वहां भी यही घटना घटित हुई, ठीक है। उसके बाद फिलोमिला, तो उसी में आ गई, फिलोमिला वाला एपिसोड हो गई। उसके बाद आपने देखा निम्स डिपार्टेड वाली घटना, उसमें भी वही घटना घटित हुई है। उसके बाद टाइपिस्ट गर्ल, उसमें भी वही सेक्सुअल परवर्जन है। और यहाँ उसके बाद ये थेम्स डॉटर वाली एक्टिविटी में यही देखा। इसके अलावा स्वीनी और पोर्टर वाले एपिसोड में भी ये घटना बताई गई है। यानी कुल मिलाकर इन सब में क्या बताया गया है, इनमें सब में सेक्सुअल परवर्जन दिखाया गया है। टू कार्थेज देन आई केम, ये सेंट अगस्टाइन जो है उससे ये लाइनें ली गई हैं, आपके उसमें नोट्स में देखना लिखा होगा। टू कार्थेज देन आई केम, ये सेंट अगस्टाइन का कन्फेशन है ना, उसमें से लिया गया है कि तब मैं कार्थेज में पहुंचा, और कार्थेज में जाके मैंने क्या देखा, बर्निंग 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 एवरीवेयर बर्निंग, यानी चारों तरफ बर्निंग है। बर्निंग का मतलब लस्ट है, लस्ट है, लस्ट है, लस्ट है, चारों तरफ लस्ट ही लस्ट है। ओ लॉर्ड दाउ पल्क मी आउट, ओ लॉर्ड दाउ पल्क मी आउट, यानी इतनी लस्ट देख के चारों तरफ मैं सोच रहा हूं कि हे भगवान मुझे यहां से बाहर निकालो, इस लस्ट से कैसे ना कैसे मुझे बाहर निकालो। जहां भी मैं देख रहा हूं वहां केवल और केवल क्या दिखाई दे रही है, लस्ट ही लस्ट दिखाई दे रही है, उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस पार्ट को समझने के लिए एक बार दोबारा वहां जब हमने एपिसोड पढ़े हैं, इसमें कौन कौन से एपिसोड हुए हैं पार्ट 3 में, देखो, रेस्टलेस निम एंड द वॉइस ऑफ अपर सोसाइटी, हेयर्स ऑफ सिटी डायरेक्टर, ये वाला एपिसोड। तो इसमें भी वो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद अलग अलग चले जाते हैं विदाउट लिविंग द एड्रेसेस, ठीक, ये वाली घटना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ किंगफिशर के बारे में बताया है कि किंगफिशर वहां भी क्या है, इंपोर्टेंसी हो चुकी है, ठीक। और उसके बाद मिस्टर यूजेनाइडस, ये क्या है, ये एक होमोसेक्सुअल व्यक्ति है, होमोसेक्सुअल व्यक्ति है, मतलब ये भी वहां
एक टायरिसिस को इन्वॉल्व करता है उस चीज के अंदर। उसके बाद कौन आ रहा है, उसके बाद टाइपिस्ट गर्ल है। टाइपिस्ट गर्ल ने क्या किया, टाइपिस्ट गर्ल के साथ भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, वो जो एजेंट क्लर्क जो है वो वहां आता है, उसकी एक्टिविटी होती है। और उसके बाद स्वीनी और पोर्टर वाला एपिसोड है। स्वीनी किसका सिंबॉलिकल है, पॉलिटिकल लॉ का सिंबॉलिकल है। और उसके बाद क्या है, थ्री थेम्स डॉटर। थ्री थेम्स डॉटर में पढ़ लिया हमने। पहली वाली थेम्स डॉटर में क्या बताया, रिचमंड एंड क्यू। सेकंड के साथ कहां बताया है, मॉर्गेट। और तीसरे में मार्गरेट सेंट। ठीक, ये सारी चीजें, ये सब की सब किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये सारी की सारी चीजें सेक्सुअल एक्टिविटीज को इन्वॉल्व कर रही हैं। इन पॉइंट्स को देख लो एक बार। और इसमें पॉइंट में नहीं समझ में आ रहा कोई एपिसोड में तो पूछ सकते हो आप। बोलो कोई डाउट है। स्क्रिप्चर मतलब स्क्रिप्चर राइटिंग होता है, जैसे बाइबल वगैरह से कोई रेफरेंस ले लिया, उसको इंप्लीमेंट कर दिया कहीं, किसी स्क्रिप्चर से कोई रेफरेंस लेके उसको इंप्लीमेंट करना, वो कहलाता है स्क्रिप्चरल राइटिंग। बढ़े आगे, चौथे पार्ट की तरफ चलें। एक बार फिर लास्ट में कंप्लीट करके इसको हम फुलफिल करके लास्ट में एक बार वापस रिवाइज कर देंगे, ठीक है। चौथा पार्ट छोटा सा है, 2 मिनट का पार्ट है। देखिए जरा फोर्थ पार्ट आप पूरा एक बार वापस रिपीट कर देंगे लास्ट में, अगर पढ़ लो पहले सारा। फोर्थ पार्ट देखिए, डेथ बाय वाटर। डेथ बाय वाटर, डेथ बाय वाटर देखिए, ये डेथ बाय वाटर आपको याद आ रहा है। ये डेथ बाय वाटर हमने पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, ये डेथ बाय वाटर कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है डेथ बाय वाटर। हाँ, कार्ड्स में पढ़ा है, याद है ना, कार्ड्स में पढ़ा है। मैडम सेसोस्ट्रिस जब पढ़ा था हमने, तो मैडम सेसोस्ट्रिस वाली एपिसोड अगर याद आ रही होगी आपको, मैडम सेसोस्ट्रिस में पढ़ा है हमने, देखो। देखो देखो जरा क्या है, द हैंग्ड मैन फियर डेथ बाई वाटर। द हैंग्ड मैन फियर डेथ बाई वाटर, हाँ वेरी गुड, कार्ड्स में, हाँ कार्ड में पढ़ा है, मैडम सोसोसिस वाले पार्ट में पढ़ा है। तो ये डेथ बाई वाटर वही सीन आ रहा है, डेथ बाई वाटर। अब इस डेथ बाई वाटर से आपको क्या समझ में आ रहा है, कि अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि अभी तक जो चीज पढ़ रहे थे आप,
वो किसको डिनोट कर रही थी? अभी तक जो चीज पढ़ रहे थे वो किसको डिनोट कर रही थी? वो लस्ट को। अभी तक आपने जो सारे पार्ट पढ़े हैं उसको आपने केवल और केवल आपको एक ही चीज दिखाई दी होगी, और वो क्या था? लस्ट। अभी तक पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, ये गेम ऑफ चेस और फायर सरमन, इसके अंदर हमें लस्ट दिखाई दिया, यानी सारा फोकस किस पे था? टीएस इलियट का फोकस था कि लस्ट क्या है, लस्ट के ऊपर पूरा फोकस है। ठीक, अभी यहां ये जो पार्ट है छोटा सा, ये किसको ऐड कर रहा है? ये ऐड कर रहा है ग्रीड को, लालच। कि ना केवल वेस्टलैंडर्स लस्टी हैं, बल्कि वो उनमें एवरिस भी है, उनमें ग्रीड भी है, उनमें लालच भी है। ठीक, तो अब ग्रीड और लालच कहां दिखाया गया है? देखो, फ्लेबस द फिनिशियन सेलर, एक फ्लेबस नाम है, और फ्लेबस क्या है? एक फिनिशियन सेलर है। ए फिनिशियन सेलर, अ फोर्टनाइट डेड, लगभग 15 दिन पहले इसकी डेथ हो चुकी है। और डेथ क्यों हुई साहब? फॉरगॉट द क्राई ऑफ गर्ल्स, क्योंकि इसने जो क्राई ऑफ गर्ल्स था, गर्ल की क्राई को सुना ही नहीं। गर्ल्स क्या होते हैं? गर्ल्स एक पक्षी होते हैं, ऐसे कहते हैं जब ये पक्षी इनकी आवाजें करते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं पक्षी, तो समझ लो कि समुद्र में तूफान आने वाला है। लेकिन फ्लेबस ने इन गर्ल्स की क्राई को भी नहीं ध्यान दिया। उसको लग रहा था तूफान आए तो आए, मुझे तो अपना मर्चेंटशिप वाला काम पूरा करना है, मुझे अपना व्यापार पूरा करना है। तो इसने इसकी बात को भी इग्नोर कर दिया। फॉरगॉट द क्राई ऑफ गर्ल्स एंड कहां चला गया? एंड द डीप सी, और समुद्र में पहुंच गया। स्वेल एंड द प्रॉफिट एंड लॉस, और किसके चक्कर में चला गया? कि भाई हम और केवल किसके चक्कर में पड़े हुए हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के चक्कर में वहां चला गया। लेकिन हुआ क्या? वहां तूफान आया हुआ था, एक करंट अंडर सी, एक करंट अंडर सी, समुद्र में क्या था? तूफान था। पिक्ड हिज बोन्स, उसकी हड्डियों को तूफान पकड़ के, पानी का तूफान था, वो ले गया। इन विस्पर्स एज ही रोज एंड फेल, पहले ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, और फिर नीचे गिरा। आदमी होता है ना, डूबने से पहले 2-3 बार ऊपर नीचे आता है। एज ही रोज एंड फेल ही पास द स्टेजेस ऑफ हिज एज, ऐसा लग रहा था उसकी सारी जिंदगी की स्टेजेस जो है उम्र की वहीं पार हो गई। एंड यूथ एंटरिंग द वेयरपुल, और उस वेयरपुल में, उस चक्कर में, उस भंवर में फंस गया, और फंसने के बाद वहीं उसका डेथ हो गया, वहीं उसकी मौत हो गई। ठीक है, यहाँ आप वेजिटेशन गॉड के रेफरेंस को भी देख सकते हैं कि वेजिटेशन गॉड के रेफरेंस में क्या है कि उनको हम पानी में डाल देते हैं मान लो, या दफना देते हैं, तो उसके बाद वापस वो उनका क्या होता है? रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है। लेकिन यहाँ तो इसका कुछ नहीं होना है, तो इस भंवर में जाके फंस गया। किसके चक्कर में? प्रॉफिट एंड लॉस के चक्कर में फंस गया। ये कह रहा है जेंटल और ज्यू, चाहे तुम जेंटल हो, जेंटल का मतलब क्रिश्चियन, चाहे तो तुम क्रिश्चियन हो या तुम यहूदी हो, जेंटल हो या ज्यू हो, तुम कोई भी हो दोनों में से। ओ यू हु टर्न द व्हील, जिसने भी इस व्हील को उल्टा टर्न करने की कोशिश की, यानी जो भी स्लोप में पड़ा, एंड लुक टू विंडवार्ड, और जिसने भी विंडवार्ड का सामना करने की कोशिश की, तो क्या समझना? कंसिडर फ्लेबस। तो ऐसा करने से पहले फ्लेबस को याद कर लेना। जो हस्र फ्लेबस का हुआ है वही तुम्हारी तरह होगा। क्यों? ही वॉज ऑल्सो वंस हैंडसम एंड टॉल एज यू, वो भी कभी तुम्हारी तरह क्या था? तुम्हारी तरह ही हैंडसम था, और तुम्हारी तरह क्या था? टॉल था। ठीक, समझ गए? तो इतना सा छोटा सा पार्ट है डेथ बाय वाटर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। फ्लेबस एक सेलर है जिसने क्राई ऑफ गर्ल्स को सुना नहीं, समुद्र में चला गया, प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में। एक करंट थी पानी की बहुत तेज, उसको पकड़ लिया और वहीं चक्कर में फंस गया, और वहीं उसका एंड हो गया। तो कह रहे हैं यहाँ जेंटल और ज्यू, चाहे आप क्रिश्चियन हैं चाहे आप यहूदी हैं, ओ यू हु टर्न द व्हील, जिसने भी इस चक्कर को, पहिया का सामने करने की कोशिश की, एंड लुक टू विंडवार्ड, तो समझना कंसीडर फ्लेबस, फ्लेबस को याद करना, who was once handsome and tall as you, क्योंकि वो भी कभी तुम्हारी तरह क्या था? हैंडसम और टॉल हुआ करता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। What T.S. Eliot wants to say that we should not move towards greed or avarice, हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो दो चीजें, अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने देखा कि लस्ट और ग्रीड के बारे में टी.एस. इलियट बात कर रहा है। दो पार्ट, अ गेम ऑफ चेस और फायर सरमन, उसमें लस्ट है, और इसमें चौथे वाले पार्ट में डेथ बाय वाटर, इसमें क्या है? इसमें ग्रीड है। और बरियल ऑफ द डेड, पहला जो पार्ट था बरियल ऑफ द डेड, बरियल ऑफ द डेड के अंदर क्या है? उसमें हमारे सामने इंट्रोडक्शन है, और कुछ 2-3 एपिसोड मैडम सोसाइटी वगैरह, सोसाइटी की कंडीशन जो है उसके बारे में बताया गया है कि वहां की सोसाइटी के लोग कैसे हैं। तो आप इसको टीम पढ़ोगे तो आपको फिर पता लग जाएगा। पहला पार्ट बरियल ऑफ द डेड, इसके अंदर ये बताया गया कि सोसाइटी में लोग कैसे हैं। ठीक, निखट्टू हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, नालायक हैं, मकरे हैं। ठीक, उनको क्या है? विंटर केप्ट अस वार्म, विंटर उनको ठीक रखती है,
और क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हैं, वो सब बताया गया है। दूसरे पार्ट में अलग अलग सोसाइटी में सेक्सुअल परवर्जन को दिखाया गया है। तीसरे में उसी को बढ़ाते हुए सेक्सुअल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट किया गया है। चौथे वाले पार्ट में डेथ बाय वाटर में दिखाया गया है कि जो हमारा ग्रीड है, लालच है, वो भी यहाँ फैला हुआ है। कुल मिला के जो भी सारी बुरी बुरी कंडीशन होनी चाहिए सब इन लोगों के पास है, यहाँ तक इन चारों पार्ट में। ये जो लास्ट वाला पार्ट है व्हाट द थंडर सेड, इसमें टीएस इलियट सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है कि भाई इन सब चीजों से बाहर निकलना है। अगर वेस्टलैंड को फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करना है तो इस वाले पार्ट को आप ध्यान से समझिएगा। किसको? व्हाट द थंडर सेड। टीएस इलियट ने जब वेस्टलैंड लिखी तो उसने रेफरेंसेस ना केवल यूरोप से लिए हैं, यूरोप के, बाइबल के, सब के रेफरेंस हैं, यहां तक कि उसने बुद्धिज्म के रेफरेंस भी लिए हैं और साथ साथ इंडियन रेफरेंसेस भी हैं। तो ये व्हाट द थंडर सेड वाला जो पार्ट है, इसमें आपको जो रेफरेंसेस मिलेंगे वो रेफरेंसेस किसके होंगे? वो आपको इंडियन रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे। तो यहां आपको इंडियन रेफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। जरा देखिए व्हाट द थंडर सेड में इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें लास्ट वाले में देखना क्या क्या चीजें हैं। ये है पांचवा पार्ट हमारा लास्ट, व्हाट द थंडर सेड। अब इसको आप देखेंगे व्हाट द थंडर सेड को, इसको ऐसे डायरेक्टली समझने से पहले इसकी कुछ थीम समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। ये जो स्टार्ट वाला जो सीन है, यहां से जो सीन देख रहे हैं, ये सीन जीसस क्राइस्ट का सीन है। क्राइस्ट का जो क्रूसिफिकेशन हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जो क्रूसिफिकेशन हुआ था, क्रूसिफिकेशन का मतलब जब उनको सूली पे चढ़ाया गया था। किसको? जीसस क्राइस्ट को। जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था उस समय का सीन है कि उस समय लोगों की कंडीशन कैसी थी। उस समय लोग डरे हुए थे, कितने डरे हुए कंडीशन में थे कि क्या कि लोग कि जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया जा रहा है, सब लोग जो है बिल्कुल डरे हुए हैं, परेशान हैं, सबके चेहरे पे तनाव है, सब स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का पुनर्जन्म हो गया और लोगों के दिलों में धर्म जो है वो जिंदा था। यानी उस समय जीसस क्राइस्ट के मरने के बावजूद भी क्रिश्चियनिटी जो थी लोगों में वो जिंदा थी, रिलीजियस एक्टिविटी जो थी वो जिंदा थी। लेकिन अब लोग जिंदा हैं लेकिन धर्म को भूल गए हैं। तो अब वास्तव में जीसस क्राइस्ट मर गया था, यानी जीसस क्राइस्ट तब नहीं मरे थे जब उनको सूली पे चढ़ाया गया था, वास्तविक रूप से अब मर गए हैं जब लोग उनको फॉलो करना ही बंद कर चुके हैं। तो तब जीसस क्राइस्ट मरने के बावजूद लोगों के दिलों में जिंदा थे, लेकिन अब जीसस क्राइस्ट जो है वो लोगों के दिलों से जब गायब हो गए, इसका मतलब अब वो पूरी तरह से डेड हो चुके हैं। तो देखिए जरा आप समझिए, आफ्टर द टॉर्च लाइट रेड ऑन स्वीटी फेसेस, जब टॉर्च लाइट गिर रही थी लोगों के चेहरे पे, सब लोगों के चेहरे पे पसीने आए हुए थे, स्वीटी फेसेस थे, सब डरे हुए थे। आफ्टर द फ्रोस्टी साइलेंस इन द गार्डन, गार्डन में साइलेंस छाई हुई थी। आफ्टर द अगोनी इन स्टोनी प्लेसेस, और जो स्टोनी यानी जो दीवारें थी, जहां दीवारों के अंदर इसको कैद किया हुआ था जीसस क्राइस्ट को, है ना, वहां से दुख यानी उनको मतलब टॉर्चर करने की जो है वो आवाजें आ रही थी। द साउटिंग, चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। एंड द क्राइंग, और रोने की आवाजें भी आ रही थी। प्रिजन, उनको कहां रखा गया था? कैद में रखा गया था। एंड पैलेस, और उस किले में रखा हुआ था। एंड रिवर्बरेशन, और वो आवाजें जो हैं वो गूंज रही थी, रिवर्बर हो रही थी, उनमें गूंजी आवाजें जो गूंज रही थी। तभी रिवर्बरेशन ऑफ थंडर ऑफ स्प्रिंग ओवर डिस्टेंट माउंटेन, तभी एक डिस्टेंट माउंटेन के ऊपर दोबारा रिवर्बरेशन हुआ। यानी जीसस क्राइस्ट को यहाँ क्रूसिफाइड किया गया, लेकिन जब ये आवाजें दूसरी जगह माउंटेन के ऊपर आई तो ये माना गया कि जीसस क्राइस्ट जो है वो दोबारा से क्या हो गए, उनका पुनर्जन्म हो चुका है, दोबारा से जीवित हो चुके हैं और वो लोगों के दिलों में जिंदा हैं। देखो, ही हु वॉज लिविंग, जो अब तक जिंदा था, ही हु वॉज लिविंग, जो अब तक जिंदा था, इज नाउ डेड, अब वास्तव में मर चुका है। ये किसके लिए बोला गया? जीसस क्राइस्ट के लिए, यानी क्रिश्चियनिटी के लिए, कि ही हु वॉज लिविंग, जो अब तक जिंदा था, इज नाउ डेड, अब वो मर चुका है। क्यों मर चुका है? क्यों? वी हु वर लिविंग आर नाउ डाइंग, क्योंकि हम लोग अब तक जिंदा थे लेकिन हम अब मर रहे हैं। हम कैसे मर रहे हैं? हम स्पिरिचुअली डेड लोग हैं। हमारी जो है स्पिरिचुअली डेड लोग हैं। क्यों? कि हम रिलीजन को, धर्म को फॉलो करना हमने क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। हम धर्म को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए अब तक वी वर लिविंग आर नाउ डाइंग। तो हम क्या कर रहे हैं? हम मर रहे हैं, वी आर डाइंग। तो बात समझ में आ गई कि जीसस क्राइस्ट को क्या किया गया?
टॉर्च लाइट रेड ऑन स्वीटी फेसेस, सभी लोग घबराए हुए थे। फ्रोस्टी साइलेंस, चारों तरफ साइलेंस छाया हुआ था। अगोनी यानी कष्ट दिए जा रहे थे। स्टोनी प्लेसेस में चीखने की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। क्राइंग प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर और किले के अंदर, ठीक। एंड रिवर्बरेशन ऑफ थंडर ऑफ स्प्रिंग, लेकिन तभी जब जीसस क्राइस्ट को मार दिया गया तो रिवर्बरेशन हुआ ऑफ थंडर ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग का रिवर्बरेशन हुआ और ऐसा लगा कि जीसस क्राइस्ट जो है लोगों के दिलों में वापस से जिंदा हो चुके हैं। लेकिन तब लोग जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद भी उसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब ही हु वाज लिविंग, जो अब तक हमारे दिलों में जिंदा था, इज नाउ डेड, अब वो मर चुका है। क्यों मर चुका है? क्योंकि हमने क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना बंद कर दिया है। वी हु आर लिविंग आर नाउ डाइंग, जो लोग हम अब तक जिंदा थे हम भी मर रहे हैं। मर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना बंद कर दिया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हम मर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो इसमें आप याद रखना जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन और लोगों का क्रिश्चियनिटी को भूल जाना। विद अ लिटिल पेशेंस, ठीक, यानी हमारे अंदर धीरे धीरे हमारी मौत होती जा रही है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं बचा है। ये वाला पार्ट खत्म हो गया यहाँ विद अ लिटिल पेशेंस तक, ये जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन। तो पहला पार्ट याद रखना कि व्हाट द थंडर सेट में पहला पार्ट क्या है? जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन दिखाया गया है, ठीक। उसके बाद आप आ गए ये सेकंड पार्ट, यहाँ से दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। और ये दूसरा जो पार्ट है ये जर्नी है चैपल पेरिलस की। आपको याद है मैंने बोला था कि एक लैंड है वेस्टलैंड, किसकी? किंगफिशर की। तो किंगफिशर की लैंड वेस्टलैंड क्यों बन गई थी? क्योंकि वहां नन का क्या किया गया था? रेप किया गया था। तो ये बताया गया है कि एक बार कोई पवित्र आत्मा आएगी और वो पवित्र आत्मा यहां से निकल के जाएगी और उस चर्च की यात्रा पूरी करके आ जाएगी, तब दोबारा से वहां फर्टिलिटी हो जाएगी। कहां? किंगफिशर की वेस्टलैंड में। तो उस यात्रा को पूरी करने के लिए कुछ लोग चल पड़े थे उस यात्रा के ऊपर, जिसमें चैपल पेरिलस, एक चैपल है, एक चर्च है जिसको चैपल पेरिलस बोला गया है। तो उस चैपल पेरिलस की यात्रा पे कुछ लोग चल पड़े हैं, और जब ये लोग रास्ते में चल रहे हैं यात्रा के ऊपर, तब इनको अलग अलग क्या है? अलग अलग इनको रास्ते दिखाई दे रहे हैं। वहां देखो दिखा रहा हूं इधर, एक मिनट। देखो जरा, व्हाट द थंडर सेड वाले पार्ट को आप देखोगे तो उसमें दिखाई देगा। सबसे पहले क्या दिखाया है? क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का क्या हुआ है? क्रूसिफिकेशन। इस पार्ट को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप आएंगे तो जर्नी ऑफ इमास। ये जर्नी ऑफ इमास बाद में, पहले ये वाली यात्रा है। ये हम जो अभी जो जर्नी पढ़ रहे हैं जर्नी टू चैपल है। चैपल मानी चर्च है। और ये जर्नी ऑफ सर पार्सिफल, पार्सिफल नाम का व्यक्ति है जो जर्नी को पूरी कर रहा है। और ये जर्नी किसकी है? एक चैपल की जर्नी है, ठीक। और उसके बाद जर्नी इमास की यात्रा है। इमास भी जगह है, इमास की यात्रा। तो दो यात्राएं कंप्लीट होंगी, एक जर्नी ऑफ इमास और एक जर्नी ऑफ चैपल। जब चैपल वाली यात्रा पूरी हो जाएगी चैपल पेरिलस की, तब तो जो किंगफिशर की वेस्टलैंड है, हमने 3 वेस्टलैंड पढ़ी, किंग ओडिपस की वेस्टलैंड और किंग ओडिपस की वेस्टलैंड और किंगफिशर की वेस्टलैंड और इमास की वेस्टलैंड, ठीक है। तो इमास वाली वेस्टलैंड, टीएस इलियट ये कह रहा है कि जो इमास की वेस्टलैंड थी उसकी भी यात्रा जब पूरी कर दी लोगों ने, वहां भी कुछ लोग पहुंच गए धर्म को फॉलो करते हुए, तो वहां की वेस्टलैंड भी फर्टाइल हो गई थी। और जो किंगफिशर वाली वेस्टलैंड है, जब ये चैपल पेरिलस की यात्रा पूरी हो जाएगी तो वहां की वेस्टलैंड भी कैसी हो जाएगी? फर्टाइल हो जाएगी। तो जैसे वहां की वेस्टलैंड वापस फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो गई थी, उसी प्रकार से हम भी हमारी वेस्टलैंड को फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसको फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या रास्ता अपनाना है वो हमें लास्ट में बताएगा टीएस इलियट। तो अभी ये कह रहा है कि वो जो वेस्टलैंड है वो किसमें कन्वर्ट हो गई? वो फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो गई। वो किसमें कन्वर्ट होगी? फर्टाइल में। वो कैसे होंगी? वो यात्रा चालू हो गई। तो ये पहली यात्रा किसकी है? ये चैपल की यात्रा है। और कौन सा चैपल? चैपल पेरिलस, ठीक। और इसकी जब यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, इसकी जब जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, तो उससे क्या होगा? जर्नी कंप्लीट होने के बाद में किंगफिशर की जो वेस्टलैंड है वो कैसी हो जाएगी? वो फर्टाइल हो जाएगी। और जब इमास वाली यात्रा पूरी हो जाएगी तो इमास की लैंड कैसी हो जाएगी? फर्टाइल हो जाएगी। तो इन दोनों जर्नी को बीच बीच में मिक्स करके दिखाया गया है और लास्ट में दिखाएगा कि दोनों यात्राएं कैसी हो जाती हैं? कंप्लीट हो जाती हैं।
जाती हैं। ठीक, तो देखिए क्या कर रहा है, चैपल पेरिलस की यात्रा को पूरा करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। देयर इज नो वाटर, यहाँ कोई पानी नहीं है, बिल्कुल पानी है ही नहीं, है इज नो वाटर। ये जो लोग यात्रा पे जा रहे हैं उनको रास्ते में क्या दिखाई दे रहा है, देयर इज नो वाटर, कोई पानी नहीं है, बट ओनली रॉक, केवल और केवल क्या दिखाई दे रही है, चट्टान, केवल चट्टाने हैं। रॉक एंड नो वाटर, केवल रॉक है, पानी है ही नहीं। एंड द सैंडी रोड, और रास्ते क्या हैं, सैंडी रोड वाले रास्ते बने हुए हैं। द रोड विंडिंग अबव अमंग द माउंटेन, ये जो रोड है ये किसके बीच में से जा रही है, माउंटेन के बीच में से जा रही है। विच आर माउंटेन ऑफ रॉक, और जो माउंटेन बने हुए हैं वो भी किसके बने हुए हैं, रॉक के बने हुए हैं। विदाउट वाटर, वहां बिल्कुल पानी है ही नहीं। पानी नहीं है इसका मतलब अभी वहां स्पिरिचुअली डेड है, चीजें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, वहां केवल और केवल चट्टान दिखाई दे रही है, कुछ है ही नहीं। इफ देयर वर वाटर, तो ये जो लोग यात्रा पे जा रहे हैं ये सोच रहे हैं कि काश वहां क्या होता, काश वहां पानी होता। इफ देयर वर वाटर, काश वहां पानी होता। शुड स्टॉप एंड ड्रिंक, तो हम लोग रुक लेते और रुक के क्या कर लेते, पानी पी लेते। अमंग द रॉक, इन चट्टानों के बीच में, वन कैन नॉट स्टॉप और थिंक, अकेली चट्टानों में ना कोई आदमी वहां रुक सकता है और ना ही सोच सकता है। स्वीट इज ड्राई, यहाँ इतना ये बिल्कुल स्टेराइल चीजें हैं, इतना बंजरपन है यहाँ कि पसीना भी सूख रहा है। स्वीट जो है पसीने आ रहे हैं वो भी क्या है, वो भी ड्राई है। एंड फीट आर इन सैंड, और हमारे पैर जो हैं वो सैंड में टिके हुए हैं, और सैंड भी बिल्कुल गर्म है, यानी बर्निंग, जल रहे हैं बुरी तरह से। इफ देयर वर ओनली वाटर, काश यहाँ केवल और केवल पानी होता। अमंग द रॉक, इन चट्टानों के बीच। डेड माउंटेन, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो माउंटेन बिल्कुल क्या है, डेड माउंटेन है। माउंटेन कैसे हैं, डेड माउंटेन। माउथ ऑफ कैरियस टीथ दैट कैन नॉट स्पिट, हेयर वन कैन नाइदर स्टैंड नॉर लाई नॉर सिट। यहाँ जो माउंटेन है ऐसा लग रहा है उन माउंटेन की जो, देखिए क्या बताया, माउंटेन ऑफ कैरियस टीथ, इसका मतलब जो माउंटेन है उनकी आकृति कुछ ऐसी बनी हुई है जैसे मानो कि, कौन सा वी का मतलब जो लोग यात्रा पे जा रहे हैं ना, वी कौन है ये, वी वो लोग हैं जो जर्नी पे जा रहे हैं, यानी जो चैपल पेरिलस की यात्रा कर रहे हैं उनके लिए आया है। इफ देयर वर वाटर वी शुड स्टॉप एंड ड्रिंक, तो जो लोग चैपल पेरिलस की यात्रा कर रहे हैं उनके लिए वी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है सर, पार्सिफल है और उसके कुछ अनुयायी है उनके लिए वर्ड आया है वी। स्वीट इज ड्राई, पसीना सूखा हुआ है। एंड फीट आर इन द सैंड, इफ देयर वर ओनली वाटर, काश यहाँ केवल वाटर होता। अमंग द रॉक, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। डेड माउंटेन, माउंटेन क्या है, बिल्कुल डेड है। ऑफ कैरियस टीथ, और माउंटेन इस प्रकार से कटे फटे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी राक्षस के दांत दिखाई दे रहे हो, है ना, किसी डेमन के हमें राक्षस के दांत दिखाई दे रहे हो। दैट कैन नॉट स्पिट, तो माउंटेन की आकृति ऐसे बनी हुई है जैसे किसी राक्षस के दांत दिखाई दे रहे हैं। दैट कैन नॉट स्पिट, और जब राक्षस वाली ऐसे सिर्फ पर्वतों की आकृति ऐसी बनी हुई है तो स्पिट का कोई सीन होता ही नहीं वहां पे। हेयर वन कैन नाइदर स्टैंड नॉर लाई नॉर सिट, ऐसी डरावनी जगह पे ना कोई खड़ा हो सकता है, ना कोई लेट सकता है, ना कोई बैठ सकता है। ठीक है, देयर इज नॉट इवन साइलेंस, यहां साइलेंस भी नहीं है, यहां साइलेंस भी नहीं इन द माउंटेन, बट ड्राई स्टेराइल, देखो बिल्कुल सूखा बंजरपन है। बट ड्राई स्टेराइल थंडर, थंडर तो आती है यानी थंडरिंग की आवाज आती है, बट विदाउट रेन। देखिए जब रेन आएगी ना तो रेन आते समझना कि वहां उनको क्या होगा, वहां उनकी वेस्टलैंड जो है वो कैसी हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। पानी जो है वो फर्टिलिटी का सिंबल है, रेन जो है फर्टिलिटी का सिंबल है, तो जब रेन आएगी तो फर्टिलिटी हो जाएगी। अभी केवल क्या है, ड्राई स्टेराइल थंडर है विदाउट रेन, रेन बिल्कुल भी नहीं है, रेन नहीं दिखाई दे रही है। देयर इज नॉट इवन सोलिट्यूड, यहां सोलिट्यूड भी नहीं है, यहां अकेलापन भी नहीं है, ना साइलेंस है ना सोलिट्यूड है इन द माउंटेन। क्यों, बट रेड सलन फेसेस स्नियर एंड स्नार्ल, ऐसा लगता है कि बहुत सारे रेड फेसेस यानी कुछ भेड़ियों जैसी आकृतियां वो हमारी तरफ घूर रहे हैं, गुर्रा रहे हैं। स्नियर एंड स्नार्ल फ्रॉम डोर्स ऑफ मड क्रैक्ड हाउस, कुछ मड क्रैक्ड हाउसेस बने हुए हैं, है ना, टूटे फूटे। हाँ, रेन पॉजिटिव का सिंबल है बिल्कुल। मड क्रैक्ड हाउसेज जो बने हुए हैं उसमें से ऐसा लग रहा है कुछ आकृतियां हमारी तरफ स्नेरिंग कर रही हैं, स्नार्लिंग कर रही हैं। ठीक है, तो फिर आगे क्या देख रहे हैं, इफ देयर वर वाटर, केवल और केवल यहां पानी होता। एंड नो रॉक, और चट्टान नहीं होती। इफ देयर वर रॉक, और यहां चट्टान भी होता और मान लो पानी भी होता। एंड वाटर, और पानी होता। ए स्प्रिंग, कोई स्प्रिंग होती, कोई पानी की धारा होती। ए पूल अमंग द रॉक, काश इन चट्टानों के बीच में
कोई पुल होता, लेकिन वहां नहीं है कुछ भी। इफ देयर वर द साउंड ऑफ वाटर ओनली, काश केवल और केवल क्या होती, देयर वर द साउंड ऑफ वाटर ओनली, वाटर की साउंड ही होती, वो भी नहीं है। नॉट द सिकाडा, सॉरी यहां से देखना, इफ देयर वर वाटर वर द साउंड ऑफ वाटर ओनली, केवल और केवल पानी की आवाज आती, नॉट द सिकाडा। सिकाडा क्या है? सिकाडा एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है। सिकाडा इंसेक्ट है, इंसेक्ट्स है। नॉट द सिकाडा एंड ड्राई ग्रास सिंगिंग बट साउंड ऑफ वाटर ओवर अ रॉक। तो सिकाडा की आवाजें ऐसे आती हैं जैसे मान लो पानी की कोई आवाजें निकल रही हो, तो ऐसे केवल सिकाडा की आवाजें वहां आ रही हैं। एंड ड्राई ग्रास सिंगिंग, और जो सूखा घास है उसमें से भी उसकी भी आवाजें आ रही हैं, जब हवा बहेगी उसकी आवाजें आ रही हैं। बट साउंड ऑफ वाटर ओवर अ रॉक, लेकिन दूर चट्टान पे ऐसा लग रहा है कहीं पानी की आवाज सुनाई दी, दूर चट्टान पे उनको पानी की आवाज सुनाई दी। वेयर द हर्मिट थ्रस, ये भी हर्मिट थ्रस, हर्मिट थ्रस सिंग्स, हर्मिट थ्रस जो है वो सिंग कर रहा है, वो गा रहा है ना पक्षी। हर्मिट थ्रस सिंग्स इन द पाइन ट्री, एक पाइन ट्री है उसमें एक बैठा हुआ हर्मिट थ्रस जो है वो क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। और उस गाने की आवाज कैसी आ रही है, ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप। यानी हमने सोचा वो पानी की आवाज है, लेकिन वो पानी की आवाज नहीं थी, वो किसकी आवाज है, हर्मिट थ्रस की आवाज है। बट देयर इज नो वाटर, लेकिन वहां बिल्कुल भी पानी नहीं था। ठीक, तो इसका मतलब यहां से क्या देख रहे हैं इसमें, कि जो चैपल पेरिलस की जो यात्रा हो रही है वहां केवल और केवल क्या दिखाई दे रही है, चट्टाने। हम जब यात्रा पे निकल पड़े तो हमने क्या देखा कि हमारे रास्ते बिल्कुल क्या है, बहुत गर्म है, हॉट एरिया है, केवल चट्टाने चट्टाने हैं, वहां कोई पानी नहीं है, माउंटेन कटे फटे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे राक्षसों की तरफ हमारी तरफ घूर रहे हैं। और मड क्रेक्ड वॉल्स हैं, उनमें से कुछ आकृतियां हमारी तरफ स्नार्लिंग कर रही हैं। ना यहाँ साइलेंस है, ना यहाँ सोलिट्यूड है, पानी की कोई आवाज ही नहीं आ रही है। कभी कभी लगता है सिकाडा की आवाज आती है, कभी ड्राई ग्रास में से हवा बहती तो उसकी आवाज आती है, और कभी कभार थोड़ा हर्मिट थ्रस की आवाज से ऐसा लगता है कि काश पानी मिलेगा। बट देयर इज नो वाटर, लेकिन वास्तव में वहां कोई पानी नहीं है। तो ये जो यात्रा दिखा रहे हैं, ये कहाँ की यात्रा दिखा रहे हैं, चैपल की। अभी ये यात्रा पूरी नहीं हुई है, अभी यात्रा अधूरी है, चैपल पेरिलस की यात्रा है। बीच में ही यहां से जो यात्रा शुरू कर दी इसने, ये यात्रा इमास की यात्रा है, ये जर्नी ऑफ इमास है। ठीक, अभी ये वाली जर्नी पूरी नहीं हुई है, दूसरी जर्नी भी दिखा रहा है कि ये भी जर्नी चल रही है और साथ साथ ये जर्नी भी चल रही है। ये जर्नी कहां के लिए, इमास के लिए। ये जर्नी कहां की है, चैपल पेरिलस की, और ये जर्नी कहां की है, इमास की है। ठीक, अब इधर देखना जरा, हु इज द थर्ड, ये तीसरा कौन, हु इज द थर्ड, ये थर्ड को अंडरलाइन कर लेना वर्ड, ये तीसरा कौन, हु इज द थर्ड। थर्ड का मतलब जीसस क्राइस्ट, थर्ड का मतलब क्या है, जीसस क्राइस्ट। ये तीसरा कौन, हु इज द थर्ड। अब ये लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, दो आदमी हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो यात्रा पे जा रहे हैं। कहां की यात्रा पे, इमास की यात्रा पे जा रहे हैं, दो ही लोग हैं। लेकिन हु इज द थर्ड हु वॉक्स ऑलवेज बिसाइड यू। कहता है भाई हम दो ही लोग हैं, फिर तीसरा कौन आता है साथ बार बार, तीसरा कौन। व्हेन आई काउंट, जब हम काउंटिंग करते हैं, जब हम गिनती गिनते हैं तो क्या होता है, देयर आर ओनली यू एंड आई टुगेदर। जब गिनती गिन रहे हैं तो दो ही लोग हैं, यू एंड आई। बट व्हेन लुक, लेकिन जब पीछे देखते हैं तो व्हाइट रोड पे, तो देयर इज ऑलवेज अनदर, तो हमें तीसरा दिखाई दे देता है। तीसरा कौन दिखाई देता है, वन वॉकिंग बिसाइड यू, एक व्यक्ति तीसरा जो आपके साथ साथ चलता रहता है, जो आपके बिसाइड चलता रहता है। ग्लाइडिंग रेप्ड इन अ ब्राउन मेंटल, हुडेड, उसने हुडेड यानी हुड पहना हुआ है, टोपी पहनी हुई है, एंड ब्राउन मेंटल, और बड़ा सा ओवरकोट पहना हुआ है। तो ओवरकोट पहना हुआ है, हुडेड पहना हुआ है, यानी मतलब क्या है, देखो इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, कि उसने हुड पहनी हुई है और कोट पहना हुआ है। मतलब ये उसको देख नहीं पा रहे हैं। देख क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने धर्म को फॉलो करना बंद कर दिया है। जब यात्रा पूरी कर लेंगे तो इनको दिखाई दे जाएगा कौन, जीसस क्राइस्ट। तो इनको क्रिश्चियनिटी दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए सिंबॉलिक रूप में कहा गया है अ ब्राउन मेंटल और हुडेड। आई डोंट नो वेदर अ मैन और अ वुमन, पता नहीं ये मैन है या वुमेन है, बट हु इज दैट ऑन द अदर साइड ऑफ यू, तो बताओ तो सही वो तीसरा कौन। तो तीसरा कौन, जीसस क्राइस्ट। ठीक है, वो तीसरा कौन है, जीसस क्राइस्ट। फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं, इमास की यात्रा पे चलते जा रहे हैं। व्हाट इज दैट साउंड हाई इन द एयर, अरे ये फिर आवाजें कैसी आ रही हैं, किस प्रकार की आवाजें आ रही हैं, रास्ते में इनको कैसी आवाज आती है। देखो, मर्मर ऑफ मैटरनल लेमेंटेशन, ऐसा लग रहा है कि कोई माँ जो है उसके रोने की आवाज है।
मेटल लेमेंटेशन की आवाज हो रही है। हु आर दोज हुडेड हॉर्स स्वार्मिंग ओवर एंडलेस प्लेन, कौन लोग हैं दूर तक हमें दिखाई दे रहे हैं, हुडेड हैं सभी लोग दूर दूर तक, ये झुंड में कौन लोग दिखाई दे रहे हैं। स्टम्बलिंग इन क्रैक्ड अर्थ रिंग बाय द फ्लैट होरिजन ओनली, जहां जहां तक हमारी नजर जाए वहां वहां तक ये ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये सभी वो लोग हैं जो रिलीजन को भूल चुके हैं, जो क्रिश्चियनिटी को भूल चुके हैं, रास्ते में इनको ऐसे ही लोग मिल रहे हैं। व्हाट इज द सिटी ओवर द माउंटेन, ये माउंटेन के पास में हमें कौन सी सिटी दिखाई दे रही है? क्रैक्स एंड रिफॉर्म्स, ऐसा लग रहा है इस सिटी में बहुत सारी क्रैक्स आई हुई हैं। और रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब कुछ सुधार करने की कोशिश भी की गई है, यानी धर्म को वापस जिंदा करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन धर्म यहां जिंदा हुआ ही नहीं। एंड बस्ट इनटू द वायलेट एयर, और ऐसा लग रहा है सब कुछ नष्ट हो गया है, सब कुछ तहस नहस हो गया है। फॉलिंग टावर्स, टावर्स गिर चुके हैं, टावर्स का मतलब चर्च के टावर्स वगैरह सब गिर चुके हैं। और ये कहां कहां के टावर गिर चुके, देखो जेरूशलम, अभी होता है अनरियल सिटी, मैंने बोला था ना आपको आएगा अनरियल सिटी, चाहे जेरूशलम की बात कर लो, चाहे एथेंस की बात कर लो, चाहे अलेक्जेंड्रिया की बात कर लो, चाहे वीना की बात कर लो, चाहे लंदन की बात कर लो, ये सारी सिटी कैसी हैं? सारी सिटी कैसी हैं? अनरियल है, यानी कोई भी ऐसी सिटी नहीं है जहां क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जा रहा है। तो रास्ते में जब लोग यात्रा कर रहे हैं, इनको लगता है कि सब लोग जो हैं वो किसको भूल चुके हैं? वो सब के सब लोग क्रिश्चियनिटी को भूल चुके हैं, क्रिश्चियनिटी वाले उसको फॉर्म को भूल चुके हैं। आगे एक महिला दिखाई दे रही है, वो भी पागलपन में दिखाई दे रही, देखो अ वुमेन, एक महिला है, ड्रू हर लॉन्ग ब्लैक हेयर आउट टाइट, उसने अपने बालों को टाइटली बांधा हुआ है। एंड फीडेड विस्पर म्यूजिक ऑन दोज स्ट्रिंग्स, और ऐसा लग रहा है अपने बालों के साथ वो म्यूजिक बजा रही है, वायलिन की तरह बजा रही है उसको। एंड बैट्स, और हमें कौन दिखाई दे रहे हैं? बैट्स, चमगादड़ दिखाई दे रहे हैं विद बेबी फेसेस, उनके चेहरे कैसे हैं? बेबी फेसेस इन द वायलेट लाइट। विशल्स, आवाजें आ रही हैं। एंड बीट देयर विंग्स, और अपने पंखों को बीटिंग कर रहे हैं। एंड क्राउल्ड हेड डाउनवर्ड डाउन अ ब्लैकेंड वॉल एंड अपसाइड डाउन इन एयर वर टावर्स, और क्या देख रहे हैं? और हम नीचे अगर झुक के देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? ऐसे टावर दिखाई दे रहे हैं जो उल्टे गिरे हुए हैं, यानी चर्च वगैरह सब टूटे हुए हैं, देखो टोलिंग रेमिनिसेंट्स। और ये टूटे हुए टावर्स हमें याद दिला रहे हैं, क्या याद दिला रहे हैं? उन बेल्स की, उन चर्च की घंटियों की, जहां शायद पहले चर्च की घंटियां बजती थी लेकिन अब नहीं बजती हैं। That kept the hours and voices singing out of empty cistern, अब केवल और केवल खाली खाली चीजें दिखाई दे रही हैं। एंड एग्जॉस्टेड वेल्स, जो कुएं वगैरह हैं और जो मतलब नाले वगैरह हैं, कुएं वगैरह हैं, सब एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, कहीं भी कहीं पानी नहीं है, चारों तरफ क्या है? चारों तरफ सूना सूना है, कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। इन दिस डिकेड होल अमंग द माउंटेन, अब वापस यात्रा पे जब आगे बढ़ रहे हैं, दोबारा से हमें ये ले आया है कहाँ? चैपल पेरिलस की यात्रा पे। यहां से वापस हम चैपल पेरिलस की यात्रा पे आ गए हैं। इन दिस डिकेड होल अमंग द माउंटेन, इन माउंटेन के बीच में अगर हम देखते हैं, इन द फेंट मूनलाइट, उस मूनलाइट के अंदर, उस मूनलाइट के अंदर द ग्रास इज सिंगिंग, ग्रास जो है वो सिंगिंग कर रहा है। और द टम्बल्ड ग्रेव्स अबाउट द चैपल, हम लगभग कहां पहुंच गए हैं? हम लगभग अब उस चैपल के पास पहुंच गए हैं। देखो यात्रा पूरी होने वाली है, इस चैपल के पास पहुंच गए हैं। देयर इज एम्प्टी चैपल, ये जो चैपल है, ये जो चर्च है, वो बिल्कुल खाली है, सुना है, एम्प्टी है। ओनली द विंड्स होम, यहाँ केवल और केवल कौन बहती है? हवा, और कुछ भी नहीं है यहाँ। इट हैज नो विंडोज, इसकी कोई विंडोज नहीं है। एंड द डोर स्विंग, और दरवाजे स्विंग कर रहे हैं। ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन, ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन, यानी यहाँ कोई दिखाई भी दे रही है तो सूखी हड्डियां दिखाई दे रही हैं और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी ओनली अ कॉक, एक कॉक बैठा हुआ है, केवल एक कॉक दिखाई दे रहा है। स्टूड ऑन द रूफ ट्री, रूफ छत के पास एक पेड़ है, उस रूफ ट्री पे बैठा हुआ है और कॉक कॉक रिक रिक कॉक की आवाजें निकाल रहा है। जब हम उस पेरिलस पे पहुंच गए, चैपल पेरिलस पे हम जब पहुंच गए तो क्या होता है? इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, अचानक से लाइटनिंग होती है, अचानक से बिजली कड़कती है, और जब बिजली कड़कती है तो तिम क्या होता है? देन डैम्प गस्ट ब्रिंगिंग रेन, और तभी बारिश हो जाती है। और जो बारिश होती है इसका मतलब इनकी जर्नी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। और जो ही जर्नी कंप्लीट हो जाती है तो जो लैंड थी इनफर्टाइल, कहाँ की? किंगफिशर की। और यह जो लैंड थी इनफर्टाइल, इमास की, वो सब लैंड जो है वापस कैसी लैंड बन जाती है? फर्टाइल लैंड बन जाती है। यानी टीएस इलियट ये कहना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि वेस्टलैंड अभी बनी है,
वेस्टलैंड तो पहले भी थी, लेकिन उस वेस्टलैंड को वापस फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया क्योंकि कुछ अच्छे लोग आए, उन्होंने चर्च धर्म को वापस जिंदा किया। धर्म को जिंदा करने के बाद वापस पॉजिटिविटी आई और वापस रिलीजन को क्या कर दिया गया, उसमें क्या हो गया, उसमें फर्टिलिटी में होगी। फर्टाइल लैंड का मतलब वापस वो क्या हो गई, वापस उसमें उपजाऊपन हो गया। और इनफर्टाइल का मतलब बंजर। तो अभी तक जो बंजर थी अभी किस में कन्वर्ट होगी, वो फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट होगी। यानी किंगफिशर की इंपोर्टेंस ही खत्म हो गई और वहां प्रोडक्टिव वापस स्टार्ट होगी। टीएस इलियट कहता है कि गलतियां वेस्टलैंड वालों से भी हुई हैं, किंगफिशर के वेस्टलैंड में भी गलती हुई है, इमास में भी गलती हुई है, ओडिपस में भी हुई है, लेकिन उन लोगों में कुछ अच्छे लोगों की वजह से वो लैंड वापस प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन तुम्हारी लैंड भी कैसी है, वेस्टलैंड है। और ये हमें किसके द्वारा पता लगा, एक गेम ऑफ चेस में। और किसके द्वारा, फायर सरमन के द्वारा। अगर तुम अपनी लैंड को ठीक करना चाहते हो, अगर तुम अपनी लैंड को दुरुस्त करना चाहते हो, तो तुम्हें भी मैं रास्ता बता सकता हूं और रास्ता तुम्हें देख सकता हूं। और वो रास्ता क्या है, वो रास्ता आगे है, ठीक। और वो रास्ता ढूंढने के लिए ये कहां चला गया, ये इंडियन कल्चर में पहुंच गया। कहां पहुंच गया, ये इंडियन कल्चर में। ये रास्ता ढूंढने के लिए कहां पहुंच गया, ये इंडियन कल्चर में। अब सुनो वापस, व्हाट द थंडर सेड को वापस से सुनो। व्हाट द थंडर सेड के पहले पार्ट में क्या आया, क्या आया, जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन। कि जीसस क्राइस्ट को फांसी के फंदे पर जो सूली पर चढ़ाया गया, तो उस समय क्या हुआ, लोग डरे हुए थे। लोग क्या थे, डरे हुए थे। लेकिन फिर भी लोग डरे हुए थे, उसके बावजूद जीसस क्राइस्ट को ऐसा माना जाता है कि लोगों के दिलों में जीसस क्राइस्ट जिंदा थे। तो जीसस क्राइस्ट मरने के बावजूद भी लग रहा था लोगों के दिलों में क्या है, जिंदा है। लेकिन अब लोग जो है उनको भूल चुके हैं, इसलिए अब तक जो जिंदा था वो मर रहा है, क्योंकि अब लोग उसको भूल चुके हैं, ठीक। उसके बाद क्या दिखाया अगले पार्ट में, कि दो लोगों ने दो यात्राएं पूरी हो रही हैं। एक जर्नी किसकी है, चैपल पेरिलस की, और दूसरी जर्नी कहाँ की है, इमास की। दोनों ही जर्नी जब पूरी होती है, कंप्लीट होती है, तो दोनों इनफर्टाइल लैंड जो है वो फर्टाइल हो गई, ठीक। फर्टाइल लैंड का मतलब वहां वापस क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हो गई। तो टीएस इलियट कहता है कि जैसे उन लोगों ने अपनी लैंड को क्या किया है, फर्टाइल बनाया है, उनकी लैंड जैसी जो प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट हो गई है, उसी प्रकार तुम लोग भी अपनी लैंड को क्या कर सकते हो, प्रोडक्टिव बना सकते हो। और प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैं तुम्हें एक रास्ता बता रहा हूं। और ये रास्ता कहां से, ये रास्ता मैं तुम्हें इंडियन कल्चर से ढूंढ के लाके देता हूं। और इंडियन कल्चर में भी एक बार ऐसा ही हुआ था, वहां भी एक बार अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, गंगा नदी सूख गई थी, चारों तरफ बंजरपन, सूनापन, सूखापन आ चुका था। तभी अचानक वहां भी क्या हुई, तभी अचानक वहां भी बारिश, वहां भी बरसात हुई। और कैसे हुई, आइए जरा उस जर्नी को देखते हैं। गंगा वॉज संकन, गंगा सूख चुकी थी, गंगा वॉज संकन, गंगा सूख चुकी थी। एंड द लिम्प लीव्स वेटेड फॉर द रेन, और जो सूखी मुरझाई हुई पत्तियां थी वो किसका वेट कर रही थी, बारिश का वेट कर रही थी, रेन का वेट कर रही थी। वाइल द ब्लैक क्लाउड्स, और जो काले बादल थे, गेदर्ड फार डिस्टेंट ओवर द हिमवंत, हिमालय पर्वत के ऊपर दूर क्या हुए, एकदम से जो है बादल इकट्ठे हो गए। द जंगल क्राउज हमड इन साइलेंस, तभी जंगल जो है क्राउच हो गया और हमड इन साइलेंस, चारों तरफ साइलेंस थी। और तभी अचानक देन स्पोक द थंडर, और तभी क्या आई, तभी थंडरिंग स्टार्ट हो गई। और जो ही थंडरिंग हुई तो उस थंडर में क्या आया, दा दा और दा। वो जो थंडर था उस थंडर में तीन दा आए, दा दा और दा। दा मतलब दाता, दा मतलब दयाधवम, दा मतलब दयाधवम, और तीसरा दा मतलब दम्यता। तो तीन दा आ गए, ठीक। कितने दा है, तीन। पहले दा का मतलब दाता, दूसरे दा का मतलब दयाधवम, और तीसरे दा का मतलब दम्यता। कि जब वो एकदम से लाइटनिंग आई, थंडर आई, तो फिर दा 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 की आवाज आई। और इस दा में तीन दा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दा का मतलब पहला दा, पहला दा दाता, दूसरा दा दयाधवम, और तीसरा दा दम्यता। पहले इन तीनों दा को समझ लो, तीनों का मतलब क्या है। दा का मतलब होता है दाता, दाता का मतलब टू गिव, ठीक है। दाता का मतलब क्या है, टू गिव, टू गिव, दाता का मतलब टू गिव, दाता का मतलब
टू गिव। यानी अगर हम किसी को कोई चीज देते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, इसका मतलब वो होता है दाता, यानी टू गिव। ठीक, किसी को कुछ देते हैं इसका मतलब क्या है, दाता, टू गिव। और देने का मतलब ये नहीं है किसी से कुछ लेके उसके बदले में कुछ देते हैं, दैट इज नॉट दाता। वो तो लिया और बदले में दिया, वो दाता नहीं है। दाता मतलब ऐसा देना जिसमें सेल्फलेस हो, निस्वार्थ रूप से किसी को आप कोई चीज देते हैं, दैट इज टू गिव, उसी का मतलब होता है दाता। ठीक, दूसरा है दयाधवम। दयाधवम का मतलब है दूसरों के प्रति सिंपैथी दिखाना। दूसरों के प्रति सिंपैथी दिखाना, ऐसा नहीं है केवल अपने बारे में सोचना, खुद की बारी आए, खुद का नंबर आए तो अपने बारे में सोचना, दूसरे की बारी आए तो उसके बारे में नहीं सोचना। ये क्या कहलाता है, दयाधवम, मतलब टू सिंपैथाइज। दयाधम का मतलब टू सिंपैथाइज। टू सिंपैथाइज, ठीक है, या हम कह सकते हैं सेंस ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन की भावना या सिंपैथाइज। और तीसरा दम्यता। दम्य का मतलब सेल्फ कंट्रोल। दम्यता का मतलब क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल। कोई आदमी आपका माइंड भटकाने की कोशिश करे तो आप कंट्रोल करो, सेल्फ कंट्रोल, इसका मतलब क्या हो गया, दम्यता। तो तीसरा है सेल्फ कंट्रोल। तो पहले दा का मतलब दाता, दूसरा दा का मतलब दयाधवम, और तीसरे दा का मतलब दम्यता। दाता यानी टू गिव, दयाधवम मतलब सिंपैथाइज, और दम्यता मतलब सेल्फ कंट्रोल। कर लेंगे, कर लेंगे तीनों, बोलो। पहले दा का मतलब दाता यानी टू गिव, दयाधवम सिंपैथाइज, और दम्यता सेल्फ कंट्रोल। ये टीएस इलियट कह रहा है कि भाई अगर इन तीनों दा को फॉलो कर लोगे तो तुम्हारी वेस्टलैंड भी फर्टाइल लैंड हो जाएगी, तुम्हारी लैंड भी फर्टाइल हो जाएगी। नहीं तो तुम वेस्टलैंडर के वेस्टलैंडर रह जाओगे, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई कि जैसे वेस्टलैंड जो थी किंगफिशर की, वो फर्टाइल इसलिए हुई क्योंकि यात्रा पूरी कर दी, सर पारसीफल ने यात्रा पूरी करी। अच्छा, वो जो एक इसमें एक्चुअली क्या है, एक घटना है होली ग्रेल वाली। एक होली ग्रेल का एपिसोड है, देखो। होली ग्रेल के एपिसोड में क्या है कि ऐसा माना जाता है कि जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा रहे थे, और जो आखिरी बार उन्होंने खाना खाया, जो भोजन खाया, जिस कटोरे में, जिस ग्रेल में खाना खाया, वो जो ग्रेल था उसमें उनका खून, ब्लड जो था वो रखा हुआ था। और वो ग्रेल एक चर्च में रखा हुआ था, और वो चर्च किंगफिशर वाली लैंड के अंदर ही था। और जब वहां नन का रेप हुआ तो अचानक से वो ग्रेल गायब हो गया, समझ गए। वो जो कलश था, वो ग्रेल था, वो गायब हो गया। और वो गायब होके कहां पहुंच गया, उस चैपल में पहुंच गया। तो लोगों ने कहा कि जब तक उस चैपल से उस ग्रेल को वापस नहीं लेके आओगे तब तक वहां लैंड फर्टाइल नहीं होगी। तो जब चैपल पेरिलस की यात्रा पूरी करी सर पारसीफल ने, तब क्या हुआ, तब वो जर्नी कंप्लीट हुई। और वो जब जर्नी कंप्लीट हुई, उस जर्नी के कंप्लीट होने के साथ ही क्या हुआ, उस जर्नी के कंप्लीट होने के साथ ही वहां की लैंड कैसी हो गई, फर्टाइल लैंड हो गई। तो वो जब वो लैंड फर्टाइल हो गई और इमास वाली यात्रा वाली वो लैंड फर्टाइल होगी, इसी प्रकार से अगर तुम अपनी लैंड को फर्टाइल करना चाहते हो तो तुम्हें भी क्या करना है, तुम्हें तीन दा को फॉलो करना है। एक दा का मतलब क्या है, दाता, दूसरे का मतलब दयादम, और तीसरे का मतलब दमयता। ठीक, तो पहला दाता देखो क्या कह रहा है, व्हाट हैव वी गिवन। गिवन वर्ड को अंडरलाइन कर लो, हमने दिया क्या किसी को। व्हाट हैव वी गिवन, हमने किसी को क्या दिया। व्हाट हैव वी गिवन, गिवन, व्हाट हैव वी गिवन माय फ्रेंड। थर्ड दा किसके लिए है, हाँ क्वेश्चन पूछेगा, मैं बता तो रहा हूं, क्वेश्चन में पूछेगा तीनों दा, पर बता दूंगा। पहला दाता, पहला का मतलब टू गिव, दूसरा का मतलब दया दम यानी सिंपेथाइज, और तीसरा का मतलब सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल। अब की बार भी पूछेगा पक्का, याद रखना, मैं बता दूंगा अभी उसमें। अब की बार कोरियोलोनस पूछेगा आपसे। पहला दाता, दाता का मतलब क्या है, पूछ रहा है व्हाट हैव वी गिवन, हमने दिया क्या है। व्हाट हैव वी गिवन, हमने क्या दिया है। माय फ्रेंड, ब्लड शेकिंग माय हार्ट, द awful daring of a moment surrender with an age of prudence can never retract। देखो
एक बात समझना, कहते हैं जब आप ये सोचते हैं कि मैं किसी को कोई चीज दूं और वो भी सेल्फलेस हो, सेल्फलेस का मतलब स्वार्थ विहीन कोई चीज हो, और आप किसी को कोई चीज देना चाहते हैं, आप किसी को कोई चीज देना चाहते हैं, तो हम लोगों की बस की बात नहीं है वो, ना आपके ना मेरे। ऐसा जो मोमेंट होता है वो एक केवल एक सेकंड के सरेंडर, एक वन अ मोमेंट सरेंडर। अचानक किसी ने सोच लिया कि बस मुझे तो अपने आप को दूसरों के लिए मरना है, जान देनी है, और एक सडनली एक ने सोच लिया, एक मिनट के मोमेंट में आदमी ऐसा कर जाए तो कर जाए। जो ज्ञानी आदमी होता है वो ऐसा कभी नहीं करता, वो नफा नुकसान दिमाग ज्यादा लगाता है, मैं ऐसा करूंगा तो मेरा क्या फायदा, मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा क्या नुकसान, तो सब इसमें ऐसा सोचते रहते हैं। लेकिन जो एक मोमेंट का सरेंडर जो होता है वही लोग दाता कहलाते हैं। आप और हम दाता नहीं हैं, हम तो सिंपली गिव और टेक के फॉर्मूले पे काम करते हैं। दाता का मतलब क्या है? टू गिव। टू गिव का मतलब यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ भगत सिंह। ये जो भगत सिंह वाला एग्जाम्पल देख सकते हो आप, कि भगत सिंह ने इतनी यंग एज के अंदर अपने आप को देश के लिए न्यौछावर कर दिया, वो होता है दाता। और ऐसा व्यक्ति अगर ज्यादा सोच के सोचे कि चलो मैं करूं कि नहीं करूं, तो जो क्या कहता है द आउटफुल डेयरिंग, ऐसी जो डेयरिंग हो सकती है ऑफ अ मोमेंट सरेंडर, वो केवल और केवल आप एक मोमेंट के सरेंडर में कर सकते हैं। एक मोमेंट का जो सरेंडर होता है उसी में आप कर सकते हैं। विच एन एज ऑफ प्रूडेंस कैन नेवर रिट्रैक्ट। अगर आपकी जो प्रूडेंस है, अगर आप बहुत विजडम आपको प्राप्त हो गई है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप नहीं दे पाएंगे, आप दाता नहीं बन पाएंगे। ठीक, बाय दिस हम तो पता है क्या है, थोड़ी देर में हमने किसी को कुछ लिया दिया, अरे इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, हर एक दूसरे की व्याख्या करने लग जाते हैं, पर हम वो दाता वाली कंडीशन नहीं आती है। ठीक है, समझ रहे हो आप? बाय दिस एंड दिस ओनली, केवल और केवल इसके द्वारा वी हैव एग्जिस्टेड, और ऐसे लोगों की वजह से हम जिंदा हैं। जिस प्रकार के जो दाता वाले लोग हैं, टू गिव वाले लोग हैं, उन्हीं की वजह से जिंदा हैं। विच इज नॉट टू बी फाउंड इन आवर ओबिचुरीज। ऐसे लोग, उनको तो हम हमारी यादों में भी अब याद नहीं करते हैं, और इन मेमोरीज नहीं करते, भूल जाते हैं। कभी कभी कोई जयंती वगैरह आ गया तो याद कर लिया, नहीं तो क्या करेंगे, उनको भूल जाएंगे। विच इज नॉट टू बी फाउंड इन आवर ऑब्चरीज और इन मेमोरीज, ना हमारी मेमोरीज में याद करते हैं। ड्रेप्ड बाय द बेनिफिशिएंट स्पाइडर, बहुत सारे स्पाइडर बैठे हुए हैं। स्पाइडर समझते हैं? स्पाइडर, मकड़ जाल में फंसाने वाले, बहुत सारे बेनिफिशिएंट यानी लाभ देखने वाले, प्रॉफिट देखने वाले लोग बैठे हैं। अंडर सील ब्रोकन बाय द लीन सोलिसिटर इन एवर एम्प्टी रूम्स। तो हमारे जो खाली कमरे हैं, हमारे जो खाली कमरे हैं उसके अंदर क्या करते हैं बहुत सारे लोग, तो जैसे कोई मर गया उसकी प्रॉपर्टी के लिए सोलिसिटर का मतलब क्या होता है? लीगल एडवाइजर। सोलिसिटर क्या है? लीगल एडवाइजर है। तो ड्रेप्ड बाय द बेनिफिशिएंट स्पाइडर और अंडर सील ब्रोकन बाय द लीन सोलिसिटर। हम तो क्या देखते हैं, मान लो किसी व्यक्ति ने कुछ दे दिया और बिना किसी स्वार्थ के दुनिया से चला गया, अब उसकी जो प्रॉपर्टी बच गई पीछे, उसको हड़पने के चक्कर में स्पाइडर की तरह से पीछे पड़ जाते हैं, और सोलिसिटर जो है, वो जो लीगल एडवाइजर है, उसके चक्कर काटते रहते हैं। ठीक, ताकि हम हमारे उनकी संपत्ति से हमारे घर भर और लें। यानी एक व्यक्ति तो अपनी जिंदगी जान लगा के चला गया, उसके बावजूद भी हम अपने बेनिफिशिएंट, अपने फायदे देखते हैं। ठीक, ऐसे लोग हैं हम। तो हमें क्या करना है, केवल और केवल ये वाली कंडीशन अडॉप्ट नहीं करनी है। हमारे अंदर कम से कम, ज्यादा नहीं तो 1% 2% ये गिवन वाली फॉर्मूला आना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हम भी गिव कर सके, हम भी दे सकें, तो क्या हो जाए, इसका मतलब दाता। अगर आप में अंदर ये फीलिंग आएगी तो शायद आपकी वेस्टलैंड जो है वो थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो अपनी वेस्टलैंड को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए जो पहला तरीका अपना सकते हैं वो क्या है? दाता, टू गिव। दाता टू गिव। ठीक है, तो पहला दा का मतलब हो गया टू गिव। दूसरा है दयाधवम। ये देखो, दूसरा है दयाधवम। दयाधवम का मतलब मैंने क्या बोला आपको? सिंपैथाइज। सिंपैथाइज, ठीक है, सिंपैथी दिखाना। आई हैव हर्ड द की, आई हैव हर्ड द की, टर्न इन द डोर वंस एंड टर्न वंस ओनली। आप समझते हैं क्या, कि हर इंसान केवल और केवल अपनी चाबी घुमा के और अपनी चाबी बंद करके अपनी तिजोरी की रक्षा करने में बैठा रहता है। ठीक, समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो क्या, कि अपना कमरा बंद करो, अपना दरवाजा बंद करो, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, वो वाला फॉर्मूला है। आई हैव हर्ड द की,
टर्न इन द डोर वंस एंड टर्न वंस ओनली, वी थिंक ऑफ द की, हम केवल और केवल अपनी चाबी के बारे में सोचते हैं, हम केवल और केवल अपनी चाबी के बारे में सोचते हैं। वी थिंक ऑफ द की ईच इन हिज प्रिजन, और हर आदमी अपने उस कमरे के अंदर अपने आप को बंद करके रखता है। बंद करके मतलब सोचो कि बाहर कोई मर रहा है, मरने दो, मर रहा है तो मुझे क्या करना है, अपना गेट बंद कर लो, है ना, हम तुम कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, बस ऐसा और कुछ नहीं करना, यानी अपने आप को बंद कर लो और कुछ नहीं करना है। आई हैव हर्ड द की, मैंने सुना की के बारे में, चाबी के बारे में। टर्न इन द डोर वंस, चाबी हमने एक बार घुमा दी, एंड टर्न वंस ओनली, और केवल उसको एक बार घुमाई। वी थिंक ऑफ द की, हम हमारी चाबी के बारे में सोच रहे हैं। ईच इन इज प्रिजन, हर कोई अपनी जेल के अंदर, यानी अपने दिल को बंद करके बैठा हुआ है। थिंकिंग ऑफ द की, और अपने की के बारे में सोच रहा है, अपने फायदे के बारे में सोच रहा है कि मैं उससे बात इसलिए करूं कि मुझे फायदा है, इसलिए नहीं करूं मुझसे फायदा नहीं है ना। ईच कंफर्म्स अ प्रिजन, हर किसी ने अपने आप को अपने दिल में अपने आपके साथ कैद कर लिया है, बाहर निकलने की सोचता ही नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? क्या आपको ये वाली समझ गए इस कंडीशन को, कि हम जो है अपने आप का दायरा सीमित कर लिया है कि मैं और मेरा, बस मैं और मेरा, बाहर वाले तू जाने तेरा, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। ईच कंफर्म्स अ प्रिजन ओनली एट नाइट फॉल इथीरियल रूमर्स, कभी कभी, कभी कभी इंसान मान लो ऐसा कोई हॉस्पिटल में जाके आ गया हो, कभी कहीं जाके आ गया हो, किसको मरा हुआ देख लिया हो, तो फिर क्या करते हैं बताओ, मरा हुआ देख के शमशान में किसी की चिता पे आग लगा के आ गए हो, तो क्या रखा है जिंदगी में, कुछ नहीं रखा, आज के बाद सब कुछ बांट दूंगा दुनिया में, ऐसा सोचा आपने रात को सपने में लेटे लेटे, आज के बाद कुछ नहीं, बस सब कल ये करूंगा, बिल्कुल कुछ नहीं। और सुबह जो ही उठे और बाहर आपको कोई आदमी मिला कि भाई भिखारी 10 रुपए देना, क्यों दूं 10 रुपए, मेरे हैं, मैंने कमाए हैं, मैं दूंगा नहीं। तो केवल और केवल ओनली एट नाइट फॉल, जब रात में आप होते हैं, इथीरियल रूमर्स रिवाइव फॉर अ मोमेंट, इथीरियल रूमर्स जो होते हैं वो रिवाइव होते हैं आपके दिमाग में, केवल और केवल रिवाइव होते हैं, कितनी देर के लिए, फॉर अ मोमेंट, केवल कुछ मोमेंट के लिए। देखो रिवाइव फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए आपके दिमाग में आते हैं, किसकी तरह, लाइक अ ब्रोकन कोरियोलोनस, इसको याद रखना आप, लाइक अ ब्रोकन कोरियोलोनस। ये जो कोरियोलोनस है ये विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है, ठीक, नाटक का नाम ही कोरियोलोनस है, और उसका जो पात्र है वो भी कौन है, कोरियोलोनस है। तो कोरियोलोनस जो है ये भी ऐसा ही था, ये भी रात को जब उसमें याद करते करते सोचता कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, और सुबह वापस चेंज। तो ऐसे ही लोग हैं हम केवल और केवल अपनी चाबी के बारे में सोचते हैं, और अगर थोड़ी देर हमारे दिमाग में बात आती भी है तो तब आती जब रात में हम सोए रहते हैं, और सुबह वापस वही ढाक के 3 पाद वापस उसी लाइन पे आ जाते हैं। इसलिए भाई अगर तुमने अपनी वेस्टलैंड को ठीक करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सिंपैथाइज वाली भावना लानी पड़ेगी, सेंस ऑफ कोऑपरेशन वाली भावना लानी पड़ेगी। केवल अपने दिल को बंद करके नहीं बैठना है, अपने दिल को खोल के रखना है, ठीक, सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में नहीं सोचना है। तो ये हो गया दूसरा दा, दा का मतलब दा नहीं, दूसरा दा टू सिंपैथाइज, और दया दवम, ठीक है, और पहला दा दाता, टू गिव, और तीसरा दम्यता। इस दम्यता का मतलब क्या है, तीसरा दम्यता है भाई सेल्फ कंट्रोल। इस तीसरे दा का मतलब है दम्यता, नाम से पता लगा, दम्यता, दम्यता दबाना, दबा दो, अपनी भावनाओं को दबा दो, अपनी इच्छाओं को दबा दो, अपनी फीलिंग्स को दबा दो, ठीक है, अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को क्या कर दो, दबाओ, दम्यता, सेल्फ कंट्रोल। और अगर सेल्फ कंट्रोल करोगे, बताओ कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको डायबिटीज हो गई हो मान लो, ठीक है, और उसको काजू कतली अच्छी लगती हो, किसी को डायबिटीज हो रही हो और उसको काजू कतली बहुत अच्छी लगती है मान लो, ठीक, अब काजू कतली सामने दुकान पे चला गया और काजू कतली दिखाई दे रही, उसको पता है खाऊंगा तो बढ़ेगी डायबिटीज, है ना, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अब दो बातें हैं, या तो शुगर वो काजू कतली खाए और बाद में इंसुलिन के इंजेक्शन खाए, या फिर बिना खाए वापस आ जाए। तो अगर उसने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया तो काम बन जाएगा, और अगर नहीं किया तो फंस जाएगा। या दूसरे शब्दों में कहे कि अभी आप क्लास लेने के बाद अगर आपको नींद आए, और नींद आए फिर आपको समझ में आना है कि मेरा एग्जाम भी है, तो फिर क्या करो बताओ, पढ़ लो। तो अपनी नींद पे कंट्रोल अगर करोगे तो फिर पढ़ लोगे,
नहीं करोगे तो खल्ड के पाड़ के सो जाओगे आराम से। इसका मतलब क्या करना है, हमें अपनी फीलिंग्स पे, इमोशंस पे क्या करना है, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, दैट इज दम्यता। इसी को क्या बोलते हैं, दम्यता। जो व्यक्ति अपने ऊपर अच्छी फीलिंग्स, इमोशंस पे कंट्रोल रखता है, वो अपने जीवन रूपी नाव को अपने हाथों से, कंट्रोलिंग हाथों से बड़े अच्छे से चलाता है, तो उसकी नैया पार निकल जाती है। समझ रहे हो आप? अगर अपने जीवन रूपी नाव को अपने चप्पू के सहारे बड़े कंट्रोल से चलाओगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी, ठीक। और अगर कभी हाथ ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाओगे तो नाव वहीं डूब जाएगी। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप उसमें सेल्फ कंट्रोल से चलाते हो या फिर डूबना चाहते हो। देखो जरा, द बोट, जो जिंदगी वाली नाव है, द बोट रेस्पोंडेड, बहुत अच्छे से चलती है ना। रेस्पोंडेड गेली मतलब अच्छे से चलना। कहां? हाँ, काजू कतली फेवरेट है मेरी। टू द हैंड एक्सपर्ट, देखो द बोट रेस्पोंडेड गेली, द बोट जो है वो नाव है, वो रेस्पोंड करती है बहुत अच्छे से। टू द हैंड एक्सपर्ट, उन हाथों में जिनके हाथ क्या हैं, एक्सपर्ट हैं। विद सेल एंड ओर, अपने नाव को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, वो चला सकते हैं, ठीक। द सी वॉज काम, द सी वॉज काम, और अपने अंदर वाला जो समुद्र है, सी जो है, उसको काम रखो। काम का मतलब 2 मिनट में फट पड़े, चिल्ला पड़े कोई, 1 मिनट में रोटी नहीं मिले तो चिल्लाने लग जाओगे, जान निकल गई मेरी, खाना नहीं आया मैं आज के बाद, बस ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी, तुम कर लो, वो कर लो। इसका मतलब सी वॉज काम। तो भाई काम थोड़ा शांत रखो, काम कंट्रोल रखो। योर हार्ट वुड हैव रेस्पोंडेड गेली, अगर तुम शांत रहोगे, अगर तुम शांति से काम करोगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ठीक ठाक चलेंगी, सेल्फ कंट्रोल में चलेंगी। व्हेन इनवाइटेड, और अगर तुम्हें इनवाइट करे, काजू कतली कहे कि मुझे खा ले, व्हेन इनवाइटेड, जब तुम्हें इनवाइट करे, बीटिंग ओबीडियंट, तो अपने आप को कंट्रोल कर ले, नहीं नहीं खाऊंगा, नहीं नहीं खाऊंगा। टू कंट्रोलिंग हैंड्स, और अपने हाथ को क्या कर लो, वापस कंट्रोल कर लो। और जब कंट्रोल कर लोगे तो तुम्हारी नाव ठीक से चल जाएगी। इसलिए अगर तुम अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल करोगे तो इसका मतलब तुम अपने जीवन में अपनी वेस्टलैंड को फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये तीसरा दा है। तो पहला दा का मतलब दाता, दूसरा दा का मतलब दम्यता, और तीसरा दा का मतलब, सॉरी, दूसरे दा का मतलब दयाध्वम, और तीसरे दा का मतलब दम्यता। क्लियर हो गया? दूसरे वाले में जो दयाध्वम है उसमें कोरियोलनस का एग्जाम्पल याद रखना, ठीक। पहले वाले में भगत सिंह का एग्जाम्पल याद रखना जो मैंने दिया है, और तीसरे वाले में काजू कतली का एग्जाम्पल याद रखना, आपको समझ में आ जाएगा कि काजू कतली वाला, ठीक है। तो तीनों दा आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गया तो मेरे को क्लिक कर दो कि समझ में आ गया, ओके कर दो, नहीं तो बता दो, दोबारा रिपीट कर देंगे। यहां से स्टार्ट हो रहा है पहला दा। आई होप कि ऑल द 3 दाज आर क्लियर टू यू, तीनों दाज आपको क्लियर होंगे। यस करो। एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से, दा में से। सर बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है, ये बहुत बहुत टफ थी, आपने एक वर्ड अच्छे एक्सप्लेन किया है। यू आर द वर्ड टीचर, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर अनु। ओके, हो गए। यस यस सर। अच्छा, तुम्हारे को वेस्टलैंड के नोट्स मिल गए क्या? इसमें नोट्स मिल गए वेस्टलैंड के? नोट्स मिल गए तो एक बार ऐसा करना, तुम नोट्स पढ़ लेना थोड़ा, इसका लास्ट वाला जो पार्ट बचा हुआ है, एंडिंग ज्यादा नहीं है वैसे, थोड़ा सा बचा हुआ है, हो ही गया, बस इतना सा बचा हुआ है। पर इसमें एक्चुअली ये कुछ रेफरेंसेज हैं दूसरी वाली लाइन वाले ना, एक बार उन रेफरेंस को तुम पढ़ लोगे तो उसमें थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा। थोड़ा मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ आपको, एक बार लास्ट एक बार एंड करता हूँ तो आपको लगे कि हाँ कुछ कुछ तो हुआ है। देखो एक बार मैं बता देता हूँ, यहां तक हो गए थ्री दास के बाद में देखना, आई सेट अपॉन द शोर। ये आई ऐसे कह रहे हैं, ये आई सेट अपॉन द शोर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सुनो। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आई टीएस इलियट खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा बोला गया है कि लाइन जो है आई सेट अपॉन द शोर, ये लाइन जो है, ये लाइन टीएस इलियट अपने लिए खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ठीक। कैसे? आई सेट अपॉन द शोर, वैसे आप टाइरिसिस के लिए बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ टीएस अपने आप को भी शामिल कर रहा है। आई सेट अपॉन द शोर, मैं किनारे पे बैठा बैठा फिशिंग कर रहा हूं, विद द एरिड प्लेन बिहाइंड मी, मेरे पीछे प्लेन है,
प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट, देखो क्या लिख रहा है, देखो एटलीस्ट कम से कम सेट माई लैंड्स इन ऑर्डर। टीएस इलियट कह रहा है कि मैं मेरी वेस्टलैंड यानी मेरी जो लैंड है, मैं तो भाई उस लैंड को ठीक करना चाह रहा हूं, यानी मैं तो अपनी जिंदगी में क्रिश्चियनिटी की तरफ जाना चाह रहा हूं। और मैं ठीक कैसे कर सकता हूं? मैं इन 3 दास को फॉलो करते हुए कम से कम अपनी लैंड को तो ठीक कर लूंगा। कौन बोल रहा है? टीएस इलियट। आई एटलीस्ट सेट माई लैंड इन ऑर्डर, मैं अपनी लैंड को ऑर्डर में सेट करना चाहता हूं। ठीक समझ गए? ऑटोबायोग्राफिकल लाइन है ये तीनों। मैं अपनी लैंड को ठीक करना चाहता हूं। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन। आपको पता है लंदन ब्रिज, रेफरेंस ये भी लिया गया है कि लंदन ब्रिज गिर रहा है, यानी क्रिश्चियनिटी जो है वो गिर चुकी है। ठीक, ये जो सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं, ये इन रेफरेंसेस को मैं वैसे आपको, वहां तो लाइनों में लिखा होगा, आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। यहां इसका रेफरेंसेस आप ये समझना कि भाई हर किसी को जीवन में सफरिंग होती है, सफरिंग। ठीक, हर कोई क्या करता है? सफर। इनका मतलब यही है कि हर किसी को जीवन में सफरिंग है, यानी सफर करना है। ठीक, जैसे कहते हैं ना, अगर आप जीवन में सफर करोगे, सफर करने के बाद ही आपको साल्वेशन मिलेगा। साल्वेशन का मतलब मुक्ति। अगर आप जीवन में मुक्ति चाहते हैं तो सफर तो आपको करना पड़ेगा। तो सब लोगों ने सफर किया है और सफर करने के बाद ही उनको मुक्ति मिली है। तो देखो एक बार इन लाइनों को सिर्फ इतना समझो कि लाइन में क्या है कि सफरिंग के बाद ही क्या मिली है, यानी सफरिंग एंड पेन, दर्द और सफरिंग के बाद ही मुक्ति मिली है। जैसे फिलोमिला का एग्जाम्पल आएगा, देखो स्वेलो, स्वेलो वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है? स्वेलो कौन बनी थी? प्रोकने। और फिलोमिला क्या बनी थी? नाइटिंगेल। कि स्वेलो वगैरह ने सबने सफरिंग किया है और सफरिंग करने के बाद ही तो स्वेलो बनी। फिलोमिला भी क्या बन गई? नाइटिंगेल बन गई। तो सफरिंग के बाद ही हमें मुक्ति मिलती है। दीज फ्रेगमेंट्स, ये जो टुकड़े हैं, ये अलग अलग लाइनें जो हैं, आई हैव सोड अगेंस्ट माई रूइंस, इनको मैंने इकट्ठा किया है और अपने आप को इन सबको फिट करना चाहता हूं, सेट करना चाहता हूं। हिरोनिमा, ये थॉमस किड की एक वर्क है, स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी एक वर्क है, उसका ये पात्र है हिरोनिमा। ठीक है, तो कहता है उसने भी सफरिंग की थी और सफरिंग के बाद में उसको भी मुक्ति मिली थी। तो सबको जीवन में सफरिंग मिलती है, हम सब लोगों ने भी सफरिंग किया है। इस सफरिंग के बाद अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो क्या करें? आप 3 दा को फॉलो करें। पहले दा का मतलब क्या है? दाता। दूसरा क्या है? दयादवम। और तीसरा क्या है? दम्यता। और सुनो, अगर तुम दाता को, दम्यता को और दयाधवम को, इन तीनों को फॉलो करोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति, शांति और शांति आ जाएगी और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हें वेस्टलैंड से भी मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारी वेस्टलैंड फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार इन वीडियोस को दोबारा सुबह उठ के देख लेना और कल की क्लास जो है उसका नोटिफिकेशन मैं आपको डलवा दूंगा। हो सकता है कल क्लास पहले मॉर्निंग में भी कर दें। ठीक, तो नोटिफिकेशन मिल जाए तभी रेडी रहना क्लास के लिए। तो आज के लिए इतना बहुत हो गया होगा। इट्स वेरी क्लियर टू यू, आई थिंक सो। क्लियर है? ओके बोल दो ओके, फिर क्लास ऑफ करते हैं। बोलो ओके। ठीक है, बंद क्लोज करें। थैंक्स टू ऑल, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कुछ चीज एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट और करेंगे, आधा घंटा और लेंगे इसको, उसके बाद कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके।